मैं समहाउ इंस्पायर्ड था मेरे फादर से। वो जो कर रहे हैं वो उससे मैं इंस्पायर नहीं हुआ, वो इनफैक्ट जो नहीं कर रहे थे उससे मैं इंस्पायर हुआ। उन्होंने कहा था कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, हम पैसे देंगे, पर अगर आर्किटेक्ट बने तो नहीं देंगे। सो आपने जब इस फील्ड में कदम रखा तो हाउ वाज योर डैड्स रिएक्शन? वाजंट ही एंग्री? ही वॉज रियली स्कैर्ड। उनको लगा कि यार ये कर तो देगा बट आगे कमाएगा क्या, इससे कमाई होगी भी नहीं, वी डोंट नो। फिल्म का और टीवी का सफर कैसे आया? आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ फिल्म प्रमोशनल, तो जहाँ पे मेरे दोस्त बोलते थे यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, दिन के 500 रुपए मिल जाएंगे, कहीं परिंदा में बच्चा बन गया तो कहीं पे कभी खुशी कभी गम में बैकग्राउंड डांसर बन गया, कभी मुन्ना भाई MBBS में क्राउड बन गया। कभी आपको यहाँ के चकाचौंध में आपको ये नहीं किया कि दिस इज मोर रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री? You're watching Success Fun Day. Success simplified. Fun Day amplified. आपने डिजाइनिंग के नाम पे आज तक क्या क्या सुना है? क्लोथ डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, राइट? पर क्या कभी आपने एग्जीबिशन स्पेस डिजाइनिंग सुना है? ये एक ऐसी उभरती हुई फील्ड है जिसमें बहुत स्कोप है और जिसके बारे में ज्यादा लोग अभी तक जानते भी नहीं। आज जो हमारे बीच शख्सियत मौजूद है ना, उन्होंने ना सिर्फ एग्जीबिशन स्पेस को डिजाइन किया है, बल्कि ये इस तरह की आर्ट को नई जनरेशन को सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। साथ ही एग्जीबिशन बूथ डिजाइनिंग पर एक बुक भी लिख रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर अंकित पालन, जिन्होंने अपने मासूम लुक्स के साथ कई फिल्मों और सीरियलों में भी काम किया है। वेलकम टू सक्सेस फंडे अंकित जी। थैंक यू रवि भाई। ओके, तो सबसे पहला सवाल, ये एग्जीबिशन डिजाइन ही क्यों? क्लोथ डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग वगैरह और क्यों नहीं? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सो ये शुरुआत हुई थी जब मैंने एक आर्किटेक्चरल कोर्स किया। ओके। And I realized, so my father was an architect, Okay. and he, however, never wanted me to get into architecture. ओके। वो कहते थे बड़ी ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और ये तेरे बस की बात नहीं है। ओके। और क्या होता है, हर बार एक बच्चा इंस्पायर होता है फादर से कि मैं अपने पिताजी जैसा बनना चाहता हूँ बिल्कुल। और उनके जैसा करना चाहता हूँ। मैं समहाउ इंस्पायर्ड था मेरे फादर से विद रिगार्ड्स टू वो जो कर रहे हैं वो उससे मैं इंस्पायर नहीं हुआ। ओके। वो इनफैक्ट जो नहीं कर रहे थे उससे मैं इंस्पायर हुआ। मुझे लगा कि मैं इस इंडस्ट्री को कुछ अलग दे सकता हूँ, कुछ अलग कर सकता हूँ। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट दिस इज द इंडस्ट्री दैट आई वांट टू रियली गेट इनटू। तो स्ट्रक्चर से प्यार था, बट स्ट्रक्चर्स, एग्जीबिशन स्टॉल्स होंगे ये पता नहीं था। ओके। एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी वेयर यू नो ही सेड दैट आप ये नहीं कर सकते हो, आप आर्किटेक्चर में नहीं जा सकते हो। और मेरी जिद थी कि मैं करना चाहता हूँ। तो मेरा पहला जॉब था एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर को। तो मैं एग्जीबिशंस के बाहर जाता था, मैं फॉर्म्स फिल करता था लोगों के लिए, और मुझे दिन के 300 रुपये मिलते थे। ओके। उससे मैंने अपनी 25,000 रुपये की पहली आर्किटेक्चरल फ़ी जमा की। वाओ। एंड ही डिडंट नो दैट आई वाज डूइंग दिस फॉर माय फर्स्ट आर्किटेक्चरल फ़ी। ओके। उन्होंने तो ना बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, हम पैसे देंगे, पर अगर आर्किटेक्ट बने तो नहीं देंगे। ये करने के बाद आई गॉट द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर इज व्हेन ही वाज इंस्पायर्ड एंड ही सेड दैट हाँ तू ये कुछ कर सकता है। ओके। बट उस डेटा एंट्री जॉब से मैंने कोई एक अलग इंडस्ट्री देखी, एक डोर खुला था और मुझे पता चला यार अंदर तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। एंड एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर यू नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द वेन्यू, बट फिर भी मैं चुपके से अंदर घुस गया देखने के लिए ऐसा क्या हो रहा है, कुछ देखूं। एंड देखा मैसिव स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और ये स्ट्रक्चर्स भी किसी ने तो बनाए होंगे। मैं सोच रहा था कि कोई तो होगा, कोई डिज़ाइनर ही होगा, क्योंकि इतना थॉट तो एक डिज़ाइनर ही डाल सकता है। एंड दैट्स वेयर आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एग्जीबिशन स्टॉल डिज़ाइनिंग एंड फैब्रिकेशन। और ये था नहीं मेरी जोली में, एक्चुअली रखा गया, ऐसा लगा कि मैं करना कुछ और चाह रहा था, बट स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही, स्ट्रक्चर से ही प्यार था, बट in the form of exhibitions is what I got into. So आपने जब इस फील्ड में कदम रखा तो how was your dad's reaction? Wasn't he a little angry that ये क्या है, मैंने बना किया था उसके बाद भी? हाँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज हर फादर चाहता है कि उनका बेटा कुछ ऐसा करे जो इंडस्ट्री में जाना जाता हो। इसलिए चार्ट अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, इन सब का नाम इसलिए बिकॉज हम फॉलो करते हैं एक ट्रेंड। हमें लगता है अच्छा हाँ हमारे नेबर का बच्चा अगर ये बनाए तो हमारा बच्चा भी ऐसा ही कुछ करे, क्योंकि कोई फेल होना नहीं चाहता इंडस्ट्री में। कोई ये नहीं चाहता कि अपना बच्चा कुछ ऐसा करे जिससे आगे उसका फ्यूचर ना हो। और मैंने कोई एक ऐसी इंडस्ट्री चूज़ की थी जिसकी ना तो कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, ना ये कहीं सिखाया जाता है। ये बस है, बट लोगों को पता नहीं है कहाँ पर है। और स्ट्रक्चर है, डिज़ाइनिंग है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग ही है,
बट मेरे पिताजी ने कभी नहीं देखा था एंड ही वॉज रियली रियली स्कैर्ड। उनको लगा कि यार ये कर तो देगा बट आगे कमाएगा क्या, इससे कमाई होगी भी नहीं, वी डोंट नो। सो ट्रू ट्रू, एक्चुअली एज अ फादर ही वाज नॉट रॉन्ग। एक कंसर्न होता है हर एक बाप का कि मेरा बच्चा अच्छी एक कन्वेंशनल पढ़ाई करे ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ट्रू ट्रू, यहाँ इसके बारे में कुछ सुन नहीं रखा था तो उनका डर भी जायज़ था अपनी जगह पे। एब्सोल्युटली। बट एक बात ये मेरे को समझ में नहीं आई, आपने ये इस तरह की फील्ड में काम करना चाहा, उसे चुन लिया और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बीच में आपका फ़िल्म का और टीवी का सफ़र कैसे आया, ये समझ में नहीं आई? तो ये भी एक जर्नी थी मेरी फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चरल फी के लिए। Okay. तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ फिल्म प्रमोशनल इवेंट्स ज्वाइन कर लेता था। तो जहाँ Okay. पे मेरे दोस्त बोलते थे यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, दिन के 500 रुपये मिल जाएंगे, तो मैं चला गया। मैं कहीं परिंदा में बच्चा बन गया। वो तो मेरे अंकल थे जो ही वाज देयर मेकिंग दैट मूवी। तो वहाँ पे उन्होंने ले लिया। तो कहीं पे कभी खुशी कभी गम में बैकग्राउंड डांसर बन गया। कभी मुन्ना भाई MBBS में क्राउड बन गया। Okay. तो ये सब चीज़ें की ताकि वो पैसे जमा हो। तो वो तो इट वाज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। इंटरेस्ट कभी था नहीं। तो मैं कॉलेज में स्क्रिप्ट लिखता था, यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ स्टोरीज। मेरा पहला प्ले था एक यहाँ भी कभी दीवार थी करके। तो वो प्लेज लिखता था। ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट था बट या लव फॉर स्ट्रक्चर्स वाज समथिंग ऑलवेज देयर। ओके, सो मतलब आपको डांस भी आता है, यू आर इनटू फाइन आर्ट्स, बेसिकली आपने इस सब में किया है। या तो कभी आपको इसमें यहाँ के चकाचौंध ने आपको ल्योर नहीं किया कि दिस इज मोर व्हाट डू कॉल इट, रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री एज कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री? नहीं, 100% वो होता ही है। जहाँ आप ग्लैमर देखते हो आपको लगता है कि यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। मुझे पर समहाउ लग रहा था कि यार मैं कुछ ऐसा, जो मेरी जो चाहत है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मैं चाहता था कि ब्रांड्स के लिए, अभी इसमें भी एक कन्फ्यूजन था कि मैं किस तरह का डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ। बिकॉज लोगों को पता नहीं कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर और एन आर्किटेक्ट जब डील करता है तो वो इंसानों के साथ करता है, राइट? लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। जहाँ पे लोगों के लाइकिंग्स के हिसाब से आप घर डिज़ाइन करते हो। लोग अपने बच्चों को पूछते हैं बेटा आपको घर का कलर कौन सा चाहिए, आपके रूम का कलर कौन सा चाहिए। बच्चा Correct. बोलता है पिंक, तो इंटीरियर डिज़ाइनर पिंक बना देता है। बट वो मुझे कहीं ना कहीं खटक रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल रही है टू एक्सप्रेस द काइंड ऑफ डिज़ाइन दैट आई वांट टू क्रिएट। True. और वो बहुत ही गहरा इंटरवेंशन था बिटवीन मी एंड माय थॉट्स दैट क्या मैं इंसानों के लिए डिज़ाइन करना चाहता हूँ या मैं ब्रांड्स के लिए डिज़ाइन करना चाहता हूँ। एंड देन आई रियलाइज दैट इंसान जो है, हम जब एक मैट्रेस भी खरीदते हैं तब उस पर बार्गेन करते हैं, राइट? बट हम मैट्रेस पे 8 घंटा सो रहे हैं, राइट? तो हम जिंदगी में कितने साल सोते हैं उस चीज़ पे हम बार्गेन कर रहे हैं। बट हम अपने लिविंग रूम पे सोफा पे अराउंड 300-3,000 रुपया खर्चा कर देते हैं पर रनिंग फीट। और उस लिविंग रूम पे सोफा पे आप 20 मिनट भी नहीं बैठते दिन के। एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट हाँ, लोग एक्चुअली शोशा में ज़्यादा बिलीव करते हैं व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइनिंग देयर होम्स। बट जब ब्रांड की बात आती है ना, तब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। आपके पास पैसे हो या ना हो, आप वो सारी चीज़ें करना चाहते हो दैट विल मेक दैट ब्रांड सक्सेसफुल। एंड दैट्स व्हेयर आई रियलाइज दैट हाँ, मुझे ब्रांड्स के लिए ज़्यादा काम करना है। आई वांट टू वर्क विद ब्रांड्स because they value this proposition. They value every little thought that you put in the design. And that's where I decided that exhibition stall is the thing. वाह, व्हाट अ थॉट! आई मीन इतना इन डेप्थ में सोच के एक इंसाइट लेकर आना इज ट्रेमेंडस। एक सवाल ये भी मेरे दिमाग में है कि जब आपके पेरेंट्स को पता चल गया कि ओके नाउ दैट यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री, हाउ वाज देयर कंट्रीब्यूशन, आई मस्ट से, कि क्या उन्होंने कभी फिर हेल्प की या कभी आगे आपको बढ़ने के लिए इनकरेज किया, मोटिवेट किया? हाउ वाज देयर ओवरऑल बिहेवियर, और आई शुड से द कंट्रीब्यूशन? सो हर एक घर में ना 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो बहुत ही स्कॉलर होता है और एक बच्चा जो होता है वो खोटा सिक्का होता है कहीं ना कहीं। तो जब आप खोटे सिक्के पे बेट लगा देते हो ना, तो वो जब वो परफॉर्म करता है, जैसे जैसे होता है ना, आपके पोर्टफोलियो में इतने सारे स्टॉक्स है, उसमें कुछ स्टॉक है जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, बट आपने वो रखे हुए हैं बिकॉज बहुत शायद प्यार है या इमोशंस अटैच है। बट जब वो परफॉर्म करने लगते तब आपको लगता है अरे यार, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ कर लेगा। तो मेरी स्टोरी वो कुछ एक खोटे सिक्के और एक नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक के हिसाब से है। जहाँ पे मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, बिलो एवरेज था रादर। आई डिडंट नो व्हाट आई रियली वांटेड टू डू इन लाइफ। एंड जब चीज़ें मेरे साथ होती गई तो ये एक अंधेरे में होती गई। लोगों को पता नहीं था मैं बैकेट में इतनी कुछ चीज़ें कर रहा हूँ,
मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। Okay. तो उनकी एक्सपेक्टेशन टेक्निकली ज़ीरो थी। तो मैं एक्चुअली कहना चाहूँगा आज के जो लोग ऐसे हैं जिनके पास लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, फील ब्लेस्ड। बिकॉज क्या होता है ना, आप थोड़ा भी कुछ कर लोगे तो लोगों को लगे अरे यार क्या कर लिया आपने, सही बात। राइट। तो बिल्कुल बट जब आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो अपने बच्चों के पास और जब वो नहीं कर पाते तब जाके दुख होता है। तो मेरा एक्चुअली जर्नी बहुत आसान रहा। मेरे पेरेंट्स ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे मुझके मेरे पास। वो सोच रहे थे कि यार ये थोड़ा भी कुछ कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी, इट विल बी अ बिग अचीवमेंट। बट व्हेन आई डिड इज व्हेन दे वर शॉक्ड दैट Okay. अरे वी डिडंट नो दैट तू ये सब भी कर रहा है, आप बैकएंड में इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतना घुसे हुए अपने काम में कि इट रियली वैल्यूज अ लॉट एंड दैट गिव्स यू ट्विंकल इन योर आई दैट हाँ यार मैंने कुछ तो अचीव किया है। सो Wow. या सो आई थिंक योगदान तो यही रहा कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया मेरे पास ज़्यादा कुछ लाइफ में, बट हाँ मैंने जब करना शुरू किया तो दे स्टार्ट वैल्यूइंग इट। टेल मी समथिंग कि एक तो हो गया आपने करियर का चुनाव कर लिया, इतना पैशन आप कहाँ से लेकर आए कि आपने इसे दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दिया, एक गुरु के जैसे, एक सच्चे गुरु की तरह की मुझे तो आता है पर मैं इसको एक मशाल को आगे तक लेकर जाना चाहता हूँ। वो पैशन कहाँ से लाया आप, कैसे हुआ ये सब, पैशन कैसे आया? सो रवि जी क्या होता है ना, आप एक बिजनेस जब शुरू करते हो तो लोगों के बिना वो होता नहीं है। सो व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर पीपल, जैसे मैं ढूंढता था यार मैं कहाँ मुझे एक एग्जीबिशन डिज़ाइनर मिल जाए, ओके। तो ना तो कोई कॉलेज सिखा रही है ना कोई इंस्टीट्यूट है इसके बारे में। दो बहुत ही सिमिलर सब्जेक्ट्स है बट मटेरियल बहुत अलग हो जाता है, राइट। जब आप एज एन आर्किटेक्ट आप कंक्रीट और सीमेंट के साथ खेलते हो, बट विद एन एग्जीबिशन डिज़ाइनर इट्स ऑलवेज प्लाईवुड, आप सारी Okay. चीज़ें प्लाईवुड में बना रहे हो। True. तो ये लोग नहीं मिल रहे, ये कहाँ मिलते मुझे पता नहीं था। तो मैं naukri.com या HR से पूछता था यार भाई कोई एग्जीबिशन डिज़ाइनर दे दो, तो बोलते सर ये कहाँ मिलते हैं, ये कौन है ये लोग और कहाँ रहते हैं ये, पता नहीं चलता था। तो मैंने एक सोचा कि मेरा एक दोस्त है निमिश कोतवाल, ही इज़ अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर, और हम दो ही स्टूडेंट थे हमारी कॉलेज में से जिन्होंने ये दो यूनिक फील्ड्स में इंटरेस्ट लिया था। और हम किसी दोस्त की शादी में मिले और वी स्टार्टेड डिस्कसिंग यार तू क्या कर रहा है। तो निमिष ने बोला यार छोड़, तू नहीं समझेगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो अच्छा तू ही बता दे तू क्या कर रहा है। मैंने बोला यार मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ जो तू शायद समझ ना पाए। और दोनों का इंटरेस्ट लेवल उसी से शुरू हुआ जब हम एक्सप्लेन करने लगे कि हम करते क्या हैं। एंड बीइंग डिज़ाइन स्टूडेंट्स, पूरा कॉलेज एक तरफ और हम दो एक तरफ, हम दो कुछ अलग ऐसा कुछ कर रहे थे जो कोई नहीं कर रहा था। Okay. और फोकस ही नहीं था किसी का उस इंडस्ट्री पे रादर। तो निमिष ने बोला यार मैं सेट डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं एड्स को डिज़ाइन करता हूँ, मैं Okay. थीम बेस्ड पे कुछ ऐसी चीज़ें करता हूँ। टेम्पररी होती है, 3 दिन का शूट होता है, उसमें मैं अपने थीम के हिसाब से कुछ डिज़ाइन करता हूँ। So basically he was an art director. ही इज़ एड डायरेक्टर, ही इज़ अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर। तो वो एड को डिज़ाइन करते हैं, वो Okay. जो स्पेस है एड की उसको डिज़ाइन करते हैं। तो बोला यार ये तो बड़ा यूनिक है बट बहुत सिमिलर है जिससे मैं भी कुछ ऐसा ही कुछ करता हूँ। तो पूछा कि क्या करते हो आप। तो मैंने कहा मैं एग्जीबिशन स्टॉल डिज़ाइन करता हूँ, एग्जीबिशन स्टॉल फैब्रिकेट करता हूँ, तो ब्रांड्स के लिए काम कर रहा हूँ, वो भी ब्रांड्स के लिए काम कर रहा है, मैं भी ब्रांड्स के लिए काम कर रहा हूँ, हम दोनों सिमिलर कभी कभी ब्रांड्स के लिए काम करते हैं। बट उसका जो फ्रेमवर्क है वो एक टीवी स्क्रीन है, कि जो भी आप टीवी स्क्रीन में देख रहे हो उसका वो फ्रेमवर्क है। True. तो उसको बहुत सारी चीज़ें रियल बनानी होती है। और मेरे लिए जो फ्रेम है वो एग्जीबिशन है जहाँ पे एक्चुअल लोग आ रहे हैं, एक्चुअल सेल्स हो रहा है, आप ब्रांड के ओनर्स को मिल रहे हो, आप प्रोडक्ट का डिस्प्ले देख रहे हो, बट वो भी टेम्पररी है, 3 दिन का है, 4 दिन का शो है। करेक्ट। यार हम दोनों ही जो चीज़ कर रहे हैं ना वो बहुत सिमिलर है, क्लाइंटेल भी शायद कभी कभी सिमिलर हो जाता है और बहुत यूनिक है, तो क्यों ना हम सिखाएं ये चीज़। तो बोला हाँ यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेट्स लुक एट इट। सो वी रोट आवर कोर्स, वी स्टार्टेड क्यूरेटिंग आवर कोर्स। Okay. And So मतलब you just went one step ahead. मतलब instead of collaborating with each other, you thought of first teaching it to somebody else. Absolutely. And Nimish is a guy who understands these things very much in detail, that आज दुनिया में इन प्रोडक्शन डिजाइनर्स की ज़रूरत है। आप इतने एड्स देखते हो टीवी पे इन मल्टीपल डायलेक्ट्स, राइट। True. आप इतने एग्जीबिशंस देख रहे हो ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, ये करता कौन है ये हमें नहीं पता। इट्स लाइक हमें पता है कि मूवी में एक्ट करने वाले एक्टर्स हैं, बट वो मूवी की बनती कैसी है, उसके पीछे बैकएंड में क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। अब समझ लो मूवी मेकिंग में अगर ये सारी चीज़ों के एक एक कोर्स हो जाए तो कितना बड़ा नॉलेज शेयरिंग हो जाएगा फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स।
हर कोई एक्टर के बनने के साथ साथ ये भी बनना चाहेगा कि यार मैं कैमरामैन बन जाऊँ या मैं एक एडिटर बन जाऊँ, और उसका भी एक प्रॉपर कोर्स हो. सो वी रियलाइज दैट वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड वी शेयर अ कॉमन ड्रीम of seeing 40 lakh students become what we are before we die. तो हम पैसा एज अ लेगेसी तो छोड़ ही देंगे, बट more than that we want to share our knowledge. I would want to see my clones once I'm no more. So wow, this is something really really noble. I must say that ये अभी तक मैंने किसी की थिंकिंग सुनी नहीं. इतने लोग आकर गए, सबने यही कहा कि हम वेल्थ जनरेट करेंगे, हम एक अपने लेगेसी छोड़कर जाएंगे, लेकिन एक ऐसी लेगेसी जो ज्ञान की लेगेसी हो. दिस इज समथिंग रियली रियली माइंड ब्लोइंग. हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ टू दैट थिंकिंग. मुझे एक ही सवाल मन में आया था कि आपसे मिलने से पहले तो मैं यही समझता था कि वही स्टॉल एग्जीबिशन डिजाइन तो सारी ब्रांड्स ही आपस में करते होंगे, इसमें क्या एक स्पेशलाइज्ड आदमी करेगा. वो उनको जो रिक्वायरमेंट होगी अपने हिसाब से वो ही तख्ते लगा देंगे और हो गए, आदमी आ गए, सबने डिटेल्स ले ली और कॉन्टैक्ट कर लिया. तो आपके स्टॉल डिजाइनिंग में ऐसा क्या आप करते हो जो कि कंपनी नहीं कर पाती? सो स्टॉल डिजाइनिंग, पहले तो आप समझो लोग पार्टिसिपेट क्यों करते हैं. हमारा एक पर्पस ये होता है कि एज अ ब्रांड व्हाई वुड यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एन एग्जीबिशन. सो आई विल से एग्जीबिशन इज द ओनली मीडियम जहाँ पे एक एंड कंज्यूमर एक ब्रांड को मिलता है इन पर्सन, राइट. सो अगर आप सपोज के वायर्स में डील करते हो और आपकी एक ब्रांड है जो वायर सेल करती है, तो आपके इंडस्ट्री के थ्रू आप मिल रहे हो उन लोगों को, और वो लोग लाइव इन पर्सन आपको मिलते हैं, आपका प्रोडक्ट जानने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं आप कितने बड़े हो एज अ कंपनी, और आप पे भरोसा रखते हैं बिफोर प्लेसिंग दैट ऑर्डर, राइट. और आप ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स को मिलते हो अंडर वन रूफ फॉर 3 days. सो इट्स अ वेरी बिग स्केल थिंग, बिकॉज कल उठ के अगर एक एंड कंज्यूमर मेरे ब्रांड से खुश नहीं है और मैं अच्छी तरह होस्ट नहीं कर पाता उनको, तो उनका बिलीफ सिस्टम हिल जाता है, राइट. कि यार ये ब्रांड ना मुझे लग नहीं रहा बड़ी है, मुझे लग रहा है शायद ये एक स्टार्टअप ब्रांड है, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए. आप it's as good as someone coming to your office and you catering that client, and if you don't give a good experience for someone who's come to your office, तो वो अच्छे experience लेके नहीं जाता. तो स्टॉल एक आपका ऑफिस ही है for 3 days. बेस्ट पार्ट इज कंपनी के सारे ही लोग, बीट मार्केटिंग हेड्स, सेल्स हेड्स, CEOs, एक बार तो अपने स्टॉल पे ज़रूर आते हैं, यू नो. एंड दैट्स हाउ इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट आप उसको ऐसे डिज़ाइन करो, ऐसे क्यूरेट करो कि लोगों का भरोसा बैठे आप पे, for brand credibility, for brand visibility, and gradually leading to sales. I feel sales should not be your sole purpose. Sales एक need based है कि अगर मैं आपके अंदर ऐसी एक जिज्ञासा क्रिएट कर लूँ कि मेरे प्रोडक्ट में दम है, अगर मैं इतना भी क्रिएट कर लूँ ना, इट कैन लीड टू सेल्स. बट आपका सोल फोकस सेल्स रखना, अनलेस यू आर अ वेरी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, तो अलग बात हो जाती है. So yeah, that's why it's so important, and उसको strategize करना बहुत important है. So as a company, we strategize a stall. We are called stall strategists than just stall designers, because हम सिर्फ design और सिर्फ fabricate नहीं करते. हम आपका purpose of participation, आपको कहाँ पे participate करना चाहिए, which exhibitions you should participate in, what is the kind of scale and the size of the stall that you should take, stall दिखने में कैसा हो, आफ्टर द एग्जीबिशन आप कैसे केटर करते हो, आपकी टीम कैसे लोगों से बात करती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट वी हैव गॉटन इनटू. तो हमने शुरुआत तो की थी सिर्फ स्टॉल डिज़ाइन और फैब्रिकेट करने से, बट देन आई रियलाइज दैट सिर्फ ये करने से नहीं होगा. एक ब्रांड का अगर सक्सेसफुल देखना है हमें इन पर्सन, देन हमें ये सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा. सो दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड. इसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और कंज्यूमर बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व. क्या रोल प्ले करता है वो इस तरह के स्टॉल डिजाइनिंग में? व्हेन यू डिजाइन अ स्टॉल, व्हाट ऑल एलिमेंट्स डू यू कीप इन माइंड? सो जैसे आप एक स्टॉल ले रहे हो एक एग्जीबिशन में, तो मैं पहले तो ये इवैल्यूएट करता हूँ कि आप कौन से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो. क्या ये एग्जीबिशन पिछले 5-6 बार हो चुका है, क्या उसने वो फुटफॉल्स देखे हैं. बिकॉज अगर आपके स्टॉल में लोग ही नहीं आएंगे तो आप बोलबाला कैसे करोगे, आप बात कैसे करोगे. सेकेंडली, आप कहाँ पार्टिसिपेट करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग आई थिंक ये भूल जाते हैं ये फैक्ट दैट एक फ्लोर प्लान जो होता है जिसमें आपका स्टॉल पोजीशन किया हुआ है, वो किस तरह और कहाँ पर पोजीशन किया हुआ है, राइट. तो इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि जॉगर्स पार्क में लोग कैसे भागते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आई थिंक विद द वे ट्रैफिक इज मूविंग इन इंडिया, आई थिंक लेफ्ट साइड से आगे जाते हैं. तो इट्स ऑलवेज क्लॉकवाइज. आप लेफ्ट से जाते हो और राइट में जाते हो. करेक्ट.
आपने कभी स्टेयरकेसेस को एंटी क्लॉकवाइज देखा है? हमेशा स्टेयरकेसेस क्लॉकवाइज ही डिजाइन की गई है। सारी चीज़ हमेशा क्लॉकवाइज होती है। आप मेट्रो में चले जाओ, आपकी एंट्री हमेशा लेफ्ट में होती है, राइट में एग्जिट होता है। करेक्ट। बट कहीं लिखा नहीं है कि यही प्रोसेस है, राइट? ये हम फॉलो करते आ रहे हैं सालों से, राइट? और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी, एक फ्लो को देखा, वो था हमारी घड़ी। ओके। और घड़ी इन्वेंट हुई थी एज पर द सन डायल्स, राइट? तो वो जैसे वो घूमते थे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने अचीव किया। जब लोग एग्जीबिशन में आ रहे हैं और जब वो क्लॉकवाइज ही आने वाले हैं और वो चलने का फ्लो भी क्लॉकवाइज है, व्हाई वुड यू पोजिशन अ ब्रांड ऑन द राइट इंस्टेड ऑफ द लेफ्ट? बिकॉज जब लोग आते हैं तो दे आर मोर एक्सेप्टिंग। वो चाहते हैं कि आप बताओ हमें स्टोरी आपके ब्रांड की, आप कितने बड़े हो, आपका प्रोडक्ट क्या कर रहा है। वो टाइम लेते हैं समझने में और अच्छी तरह समझते हैं वो चीज़ों को। द मोमेंट दे स्पेंड 2 hours दे कवर्ड ओनली हाफ ऑफ द एग्जीबिशन। उसके बाद आते हैं कैफ़े, उसके बाद आते हैं फूड स्टॉल्स जहाँ पे आप खाने की कोशिश करते हो। जब चीज़ें इन्वॉल्व होने लगती है ना इन सब चीज़ों में, जो विच इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, तो आपका डिस्ट्रैक्शन एलिमेंट बढ़ जाता है। एंड देन यू स्टार्ट एग्जिटिंग, और वहाँ पे एग्जिट बोर्ड लिखा है एग्जिट में वहाँ पे मेंशन किया है कि भाई ये टाइम है बंद होने का। आप घड़ी देखते हो, आप बोलते हो अरे मेरा घर तो 3 घंटा दूर है। देन यू स्टार्ट कवरिंग थिंग्स फास्ट। तो जो राइट हैंड साइड पे जो फ्लोर प्लान में है, वो लोग को बहुत फास्ट कवर करते हैं हम, और हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके नहीं जाते। तो उसी एग्जीबिशन के राइट हैंड साइड पार्टिसिपेंट को आप पूछो ना कि कैसा था एग्जीबिशन, बोले यार मज़ा नहीं आया, शायद मैं सोचा रहा हूँ अगली बार मैं पार्टिसिपेट करूँ या ना करूँ। और लेफ्ट वाले बोलते यार क्या बढ़िया एग्जीबिशन था, खाने का टाइम नहीं मिला, हमने लंच तक नहीं किया अभी तक। एंड यू सी दैट। तो जब आप फिलिंग भी करते हो, फॉर्म फिलिंग, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पहले बुक होता है और राइट हैंड साइड बाद में बुक होता है। Right? Okay. So simple stall placement itself plays a major role in deciding how your experience is going to be. Okay. और ये तो खाली एक फैक्टर है। आपके स्टॉल डिजाइन होते हैं विद अ प्रिंसिपल ऑफ 40-30-20-10। वी फॉलो दिस फॉर्मूला कि 40 फुट से आप क्या देख रहे हो, 30 फुट से क्या देख रहे हो, 20 फुट से क्या देख रहे हो। क्योंकि जब कस्टमर स्टॉल में अंदर आके पूछे ना आपका प्रोडक्ट क्या है, तो इट्स अ बिगेस्ट फेलियर फॉर अ ब्रांड, बिकॉज they have not understood anything while walking towards your stall that आप करते क्या हो। right? तो आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले बराबर हुआ है कि नहीं, आपके टैगलाइंस है कि नहीं, एज अ ब्रांड आप क्या करते हो ये मेंशन हुआ है कि नहीं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप आई लेवल पे कितने प्रोडक्ट्स रखते हो। सारे प्रोडक्ट्स हम वेस्ट लेवल पे रखना शुरू कर देते हैं। अब जब डिज़ाइन होती है तो वहाँ पे लोग तो दिखाए नहीं है डिज़ाइन में। तो जब 10 लोग 15-20 लोग आ जाते हैं स्टॉल में तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं दिख रहा है। राइट? सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट रियली डिसाइड दैट सही हाइट पे, सही चीज़ पे, सही ब्रांडिंग पे। मैंने बहुत ही एस्टैब्लिश कंपनीज को देखा है अपने स्टॉल के अंदर वो ब्रांडिंग नहीं करते, बाहर अच्छा ब्रांडिंग किया हुआ है, बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट मैं बाजू वाले स्टॉल को देख के अंदर घुस गया हूँ और अंदर घुस के मुझे पता ही नहीं कि ब्रांड कौन सा है। सो बहुत फैक्टर्स है। ह्यूमन साइकोलॉजी अगर हम समझना शुरू करें ना एक स्टॉल डिजाइन करने से पहले, तो आई थिंक इट अफेक्ट्स अ लॉट एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई हैव अ क्लियरली डिफाइंड पर्पस, आई कैन सेल एनी डिफिकल्ट प्रोडक्ट एज वेल। एब्सोल्युटली। तो कोई ऐसा एग्जांपल आपके प्रोफेशनल करियर में आया है जिसमें कि कोई एक ऐसा ब्रांड वाला आपके पास में आया यो बोल के कि मेरे को ऐसा एग्जीबिशन स्टॉल डिजाइन करो, दिस इज माय प्रोडक्ट व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट, आई नो, बट अभी है, मेरे को मार्केट करना है, और उसके रिजल्ट आपने अच्छे दिए हैं? एब्सोल्युटली। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल, सो इट वाज मोर ऑफ अ कियोस्क इनसाइड एन एयरपोर्ट। अब ये ब्रांड ने क्या किया ना, दे क्रिएटेड अ सोप दैट वाज अ मैंगो फ्लेवर्ड सोप। मैंगो फ्लेवर्ड सोप उसको खा सकते थे? हाँ, सो यानी मैंगो तो आप खाते हो, सोप को खा सकते थे? अब सोप नहीं खा सकते ऑफ कोर्स तो उन्होंने बना तो दिया था मैंगो फ्लेवर्ड सोप, बट मैं फिर सोच रहा हूँ यार मैं साबुन में मैंगो की तरह तो स्मेल नहीं करना चाहूँगा। आई ईट मैंगोज, तो आई वुड वांट माय टेस्ट बड्स टू टेस्ट लाइक मैंगो, बट हाउ कैन यू स्मेल लाइक अ मैंगो, राइट? तो कभी हो जाता है हम एक्साइटमेंट में ऐसा प्रोडक्ट्स बना देते हैं जब ये हो रहा है। अब बोल रहे हैं कि यार ये इतना स्टॉक हमें बेचना है स्टॉल में, आप कुछ भी करो ये स्टॉक बिकना चाहिए। और मैं हंस रहा हूँ, मैं बोला ये कैसे बिकेगा, क्या बिकेगा। सो वी लाइक चलो एक प्रोडक्ट को आप साइड में छोड़ दो। अब अगर आपको मैंगो फेमस करना है, राइट, तो मेरे लिए वो साबुन था ही नहीं, मेरे लिए वो आम बन गया था उस वक्त। और मैं सोच रहा हूँ कि यार साबुन छोड़ दो, ये आम बेच रहे हैं हम, तो हम आम कैसे बेचेंगे, राइट? अगर हमें एयरपोर्ट पे आम बेचने तो हम कैसे बेचेंगे?
So we dived deep into the whole strategy. We realized that हाँ लोग इतने डिस्टेंस से दूर से आ रहे हैं, राइट? तो वो डिस्टेंस पे जितने भी सारे ब्रांड्स थे या जितने भी प्रोडक्ट्स थे, कोई बैग बेच रहा है, कोई पेन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, हमने कहा आपके प्रोडक्ट में जो येलो कलर का अगर कोई प्रोडक्ट हो या Okay. जिस प्रोडक्ट में येलो कलर ज़्यादा आए, आप प्लीज़ उसको आगे रखिए, बिकॉज हम गारंटी करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका बिकेगा. And they were like, why would it sell? Because we said that because we're trying to make this whole area and region more yellow. Because हमारा प्रोडक्ट येलो है. एंड अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट बिके या लोग आपके स्टॉल पे भी आए, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल. करेक्ट. एंड दे वर लाइक, या वी डोंट माइंड, जो पीछे है उसको आगे कर दिया, और येलो कलर्स, तो सारी चीज़ें येलो येलो होने लग गई वो पूरे रूट पे. एंड वी स्टार्टेड पुटिंग डिफ्यूजर्स, यानी पूरे एरिया में हमने मैंगो फ्लेवर्ड डिफ्यूजर्स डाल दिए. तो पूरा रूट जो है, इट वाज स्मेलिंग लाइक मैंगो, राइट? अब जब लोग आ रहे हैं, तो मैं ह्यूमन साइकोलॉजी, जैसे मैं बात कर रहा था कि आपका प्रोडक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी से बिकता है, राइट? वंस यू एंटर, आपको स्मेल से पता चलता है अच्छा मैंगो है, तो आपके स्मेल ने ब्रेन को बोला कि यार मैंगो जैसी स्मेल आ रही है. अब जैसे ही आपने वो मैंगो इमेजिन किया, तो आपने देखा कि येलो कलर है, वो भी मैंगो से रिलेटेड है, राइट? तो स्मेल भी आ रही है मैंगो की, और येलो कलर है वो भी मैंगो से आप डिस्क्राइब कर पा रहे हो. आप थोड़ा ही आगे चल रहे हो, और वहाँ पे आपको एक आम की पेटी के अंदर साबुन रखा हुआ है जो मैंगो का बेस्ड सोप है, और आप ये अज्यूम कर लेते हो कि इसकी स्मेल इतनी दूर से आ रही है, राइट? तो क्रेडिबिलिटी, आप एवरी स्टेप दैट यू टेक इज लीडिंग टू अ क्रेडिबिलिटी, और इट्स क्रिएटिंग अ नीड. जब आपका प्रोडक्ट नीड क्रिएट नहीं करता ना, तो आप कुछ भी नहीं बेच पाते. बट अगर आपकी वो नीड क्रिएट हो जाए, तो आप मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट, यानी जो लोग नहीं भी सोच रहे थे कि यार क्या मैं सच्ची में आम की तरह स्मेल करना चाह रहा हूँ, वो माइंडसेट छोड़ के दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कि यार आम का साबुन ले लेते हैं यार. एंड दैट्स हाउ वी सोल्ड मैंगो सोप्स. एंड उसके बाद वो ब्रांड ने कभी वो सोप वापस नहीं बनाया, बट दे वर सक्सेसफुल इन सेलिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स फॉर देम. वाओ, सो दैट मींस आज इन्होंने सक्सेस फंड पे कॉन्फेस किया है कि ये आम भी बेच सकते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स. किस तरह के लेवल की ब्रांड को एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि उसको रिटर्न भी प्रॉपर मिल सके? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ अ स्टार्टअप कंपनी जो उसने अभी अभी कदम रखा है बिजनेस की दुनिया में, तो क्या आप उसे एडवाइस करेंगे कि उसे अपना हार्ड अर्न मनी जितना भी है उसका इन्वेस्टमेंट जो है सीड कैपिटल का, वो इन्वेस्ट करना चाहिए एग्जीबिशंस में? एब्सोल्युटली. आई फील आप किससे compete कर रहे हो वो मैटर कर रहा है. अगर आपकी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंस होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर, और एग्जीबिशन इज़ द ओनली स्पेस जहाँ पे आप अपने आप को अपने लेवल से काफ़ी कई गुना आप बड़ा दिखा सकते हो, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ऐसी ब्रांड के साथ compete कर रहा हूँ जो 15 साल से इंडस्ट्री में है, और उन्होंने सपोज के एक 24 स्क्वायर मीटर्स का स्टॉल लिया हुआ है, तो मैं एक नए प्लेयर होने के नाते मैं 30 स्क्वायर मीटर का स्टॉल लेके उनके 15 साल की लेगेसी को चैलेंज कर सकता हूँ. बाई जस्ट मेकिंग माई स्टॉल लुक ब्यूटिफुल, बाई मेकिंग माई स्टॉल लुक ग्रैंड. और क्या होता है ना, जब हम जैसे किसी शादी हो रही है और आप देखने जाते हो लड़की को या लड़के को, द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्ट्स इज लुक्स. ट्रू, राइट? आप देखते हो और अट्रैक्ट होते हो, उसके बाद आप नेचर समझने की कोशिश करते हो, राइट? पर अगर आप अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हो, और अब तब तो ऑफकोर्स दुनिया चेंज हो रही है, लोग प्रेफरेंसेस अलग रखते हैं कि नहीं यार नेचर मिलना चाहिए, उसके बाद ये रखें. बट when it comes to brands, products, everything matters only as per the looks. तो अगर आप अच्छे दिखते हो is when I'm even interested to know about your brand. और अगर आप अपने कंपटीशन के आगे जब बड़ा दिखा दो अपने आप को, so then people are more interested in it. And when it comes to return on investments, जैसे आप कहो कि नई ब्रांड है, हम पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, should we really focus on so much of money in it? आप ये समझो, एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन आपको 20x रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, राइट? कि अगर आप ₹1,00,000 लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, भले तुरंत ही ना, बट कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपको वो रिटर्न जो है वो 20x मिलेगा, राइट? सो देन आपका पार्टिसिपेशन अमाउंट बिकम्स वेरी स्मॉल. और ये सारी ब्रांड्स जानती है, ये जितने भी एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं वो भी जानती है कि एग्जीबिशंस के रिटर्न बहुत बड़ा होता है. अब रिटर्न किस तरह का आप चाहते हो वो मैटर करता है. कैन इट बी मेजर्ड? इट कैन बी मेजर्ड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट. इफ यू लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, लाइक आपने इतना पैसा डाला है और आपको इतना पैसे में रिटर्न चाहिए सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आपको 20x मिल सकता है.
अगर आप चाहते हो मैं विजिबल हो जाऊं या मैं ऐसी ब्रांड के सामने दिखूं जो मुझे बड़ा बनाए उनसे, आप वो भी कर सकते हो। और आप देखोगे हाल ही में जो ब्रांड्स हैं मार्केट में, ये बहुत पुराने ब्रांड्स नहीं है। आप सडनली देखोगे यार ये तो अभी 6 महीने पुराना ब्रांड है और सडनली इतना फेमस कैसे हो गया, राइट? तो और सडनली जो पुराना ब्रांड सालों से चल रहा है उस पर ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है। ये आप देखोगे टूथपेस्ट ब्रांड्स में, ये आप देखोगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड में, ये होता है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जो आप दिखोगे तो आप बिकोगे, राइट? तो दिखना ज़रूरी है और आपका कंपटीशन अगर वहाँ पे है तो आपको डेफिनेटली दिखना है और छोटा नहीं सोचना है। When it comes to exhibitions, you have to think big, you have to expect big results, you have to expect big gives also, like आपको बहुत मेहनत भी करनी है वो चीज़ करने में, बट रिटर्न्स आपको डेफिनेटली कई गुना ज़्यादा मिलता है उसमें। ओके, मैंने तो आजकल ये भी नोटिस किया कि एग्जीबिशंस में जनरली आजकल जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं वो कुछ लाइव म्यूजिक रखती है, परफॉर्मेंसेस रखती है, मैजिक शोज रखती हाँ हैं, जी, इवेंट्स रखती हैं, हाँ जी, कॉन्टेस्ट रखती हैं। एक ने तो हाउस ही खिला रहे थे अपने पेट्रन्स को। right. सो डू यू थिंक इज इट द राइट स्ट्रेटजी ऑफ attracting the people or how? 100% it can be a good strategy, but depending on what is your purpose. अगेन मैं बोलूँगा हर चीज़ आपके पर्पस पे मैटर करती है। अगर आप जैसे एक एग्जांपल भी दूंगा, एक स्टॉल था जो जीन्स मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड थी, Okay. और उन्होंने अपना स्टॉल रखा था अगेंस्ट अ ब्रांड दैट वाज वेरी बिग इन द मार्केट व्हेन इट कम्स टू जीन्स। उन्होंने अपने स्टॉल में एक्चुअली एक ऑर्केस्ट्रा रखा हुआ था। दे हैड केप्ट लाइक अ कॉन्सर्ट काइंड ऑफ अ फील वेयर Correct. you know singers were wearing their jeans and playing music and all of that, and looked so glamorous. वो क्लाइंट भी बोला यार अंकित हम तो गए, आई डोंट थिंक सो विल बी एबल टू सर्वाइव अगेंस्ट देम, सामने है हमारे स्टॉल, Okay, it was competitor brand. कॉम्पिटिटिव Okay. ब्रांड और राइट अक्रॉस, यानी ये हम मेरा स्टॉल है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है, Okay. राइट, एंड ग्रैंड परफॉर्मेंसेस हो रही है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप परफॉर्म किस लिए कर रहे हो, आप वो जीन्स पहना के परफॉर्म कर रहे हो, बट क्या लोगों का ध्यान उस जीन्स पे जा रहा है, और नहीं जा रहा तो आपने उनको एक्चुअली आधा स्टॉल जो है वो परफॉर्मेंसेस के लिए रख दिया और लोग खड़े हैं वहाँ पे, तो अब लोग कितनी देर खड़े रहेंगे एक स्टॉल में, राइट? वो आए हैं, उनका पर्पस है एक फैब्रिक को फील करना, एक फैब्रिक को जानना, ठीक है? तो परफॉर्मेंस इज अ गिमिक। तो हमने ये एनालाइज कर लिया और हमने ये पकड़ लिया, हमने कहा कि सर एक काम करते हैं, हम लाउंज देते हैं हमारे स्टॉल में where people will sit in our stall and enjoy their performance, right? And that's where we created a lounge in our space. हम लोगों को उनकी जीन्स की ट्रेज में सर्व कर रहे थे, उनको जीन्स के सोफास पे बिठा रहे थे, Okay. उनको अपने प्रोडक्ट को फील करा रहे थे। अब उनके कान जो है वो म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, बट आंखें, दिमाग, हर चीज़ हमारे प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है, एंड दैट्स वेयर वी कम्प्लीटली किल्ड देयर स्ट्रैटेजी ब्यूटिफुली रादर। और फिर उन्होंने हमें, जो बैंड वाला स्टॉल था, उन्होंने हमें बुलाया, बहुत गालियाँ दी, उन्होंने कहा कि यार तुमने पूरी स्ट्रैटेजी की वाट लगा दी, अब हम नहीं चाहते कि ये आगे हो, Okay. तो हम चाहते हैं आगे से आप भी हमारे स्टॉल डिजाइन Oh, करो। wow, सो wow. वी एक तीर दो निशान जैसा हो गया, Perfect, एंड वी perfect. स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट स्टॉल आल्सो। Wow, that's an interesting story. Really interesting story. So tell me something. जैसे आपने अभी जीन्स का आपने बताया. So is there any differentiation in the category of the brands also, that let's say for example जीन्स में इसी टाइप के स्टॉल बन सकते हैं, ज्वेलरी में इसी टाइप के बन सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में उसी टाइप के बन सकते हैं? Is there any differentiation in the categories as well, और कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकता है? तो ये पहले होता था, आई एग्री, कि जीन्स के एक तरह के स्टॉल्स बनते थे, ज्वेलरी के एक अलग तरीके के स्टॉल्स बनते थे, और क्या होता है ना, हम एक कंज्यूमर पहले दुकानों में जाता है और फिर स्टॉल्स में आता है, राइट? तो मैं पहले जीन्स की दुकान में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि जीन्स ऐसे डिस्प्ले किए गए हैं, मैं ज्वेलरी स्टोर में जाता हूँ तो पता है कि ज्वेलरी ऐसे डिस्प्ले की गई है, और वो एक मोनोटोनस फील हो जाती थी। हाँ, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया वो साबुन वाला, हाँ, तो वो साबुन में मैंने अगरबत्ती के स्टॉल्स में देखा, हाँ, जनरली खुशबू आनी जरूरी है कि हाँ अगरबत्ती है तो हाँ खुशबू आई, जी, हाँ जी, उसके बिना अगरबत्ती का स्टॉल नहीं। तो इज True. इट रियली? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वो होना और वैसे बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा भी है कि आपको ये नॉर्म ब्रेक करना है कहीं ना कहीं। अगर हाँ. आपको फेमस होना है एज अ ब्रांड, देन आप अगरबत्ती को शायद एक ग्लास के जार में सेल करो, और अगर आप साबुन हो, जैसे हम आम की पेटी के अंदर साबुन को सेल कर रहे थे, तो आप क्या यूनिक दिखा रहे हो। जैसे मैंने देखा है लोग जीन्स को एक बाल्टी के अंदर एक मैनेक्विन के पाँव को उल्टा करके बेच रहे हैं,
राइट, ओके एंड दैट लुक्स इंटरेस्टिंग। ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है वो बाल्टी के अंदर घुस गया और उसके पैर ऊपर है और वहां पे जीन्स पहना दिया आपने। ओके तो कितना इंटरेस्टिंग आप अपने प्रोडक्ट प्रपोजिशन को रखते हो इज व्हाट मैटर्स, बिकॉज इतना कंपटीशन है। अगर आप कुछ अलग नहीं हो, अगर आप कुछ अलग नहीं करते हो, और एग्जीबिशन ही है जहाँ पे ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अब शायद अपने स्टोर में इतना गिमिक ना करो, शायद अपने स्टोर में आप इतना, बिकॉज वहाँ पे लोग आए ही हैं विद अ पर्पस ऑफ बाइंग समथिंग, बट एग्जीबिशन इज प्योर अबाउट आई बॉल्स। अगर आपकी आंख खुल जाए देख के, कह रहे यार ये क्या किया इन्होंने, ये बहुत ही यूनिक किया है और ये बहुत ही अलग दिख रहा है, is what matters. So brands, that's why they experiment a lot with their stalls these days. कोई ऐसी केस स्टडी के बारे में बताइए जिसमें कि क्लाइंट आपसे पहले तो नाराज सा हो, खफा सा हो आपकी स्ट्रैटेजी या आपके काम करने के तरीके को देखकर, फिर बाद में उसे समझ में आया हो कि अच्छा ये क्यों कर रहे थे, और बाद में ही केम एंड पैटेड योर बैक सेइंग दैट कि बहुत मजा आ गया, Correct. एंड आपको भी उस पर गर्व हो। Correct. कोई है ऐसी केस स्टडी आपके? हाँ जी, एक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। सो देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड न्यू होम डेकोर। they are into curtains, they manufacture curtains. तो जब हम उनका स्टॉल बना रहे थे तो स्टार्टिंग में दे वाला एक हमें एक अच्छा सा स्टॉल चाहिए और कर्टन बना रहे हैं, तो हम नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कर्टन है तो हम इंटीरियर दिखाएंगे या एक घर दिखाएंगे जिसके अंदर कर्टन्स लगे हुए हैं एंड स्टफ। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये बहुत ही मोनोटोनस और बहुत ही ऐसा है कि ये तो हर कोई करेगा, कुछ अलग है नहीं इसमें। एंड आई एज अ डिज़ाइनर आई रेफर अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स। मैं दुनिया भर के स्ट्रक्चर्स देखता हूँ। इनफैक्ट मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो मेरे दोस्त मेरी हमेशा मजाक उड़ाते हैं कि यार ये तूने फोटो लिया है ना स्ट्रक्चर का, अभी ये स्टॉल बन गया। Because I get inspired by the facades of buildings, I get inspired by store facades, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के जो शोरूम्स है, मैं उनके स्ट्रक्चर से, बाहर के आउटवर्ड लुक से इंस्पायर होता हूँ। तो मैंने लंदन में चर्च स्ट्रीट में एक स्ट्रीट का एक बिल्डिंग देखा था जहाँ पे एक विंडो थी और विंडो के अंदर एक कर्टन था, और सिर्फ वो चीज़ मुझे इतनी भा गई, मुझे लगा कि यार हमारा स्टॉल क्यों ऐसा नहीं दिख सकता, एज इफ ये बिल्डिंग का एक एलिवेशन है और वो बिल्डिंग के एलिवेशन के अंदर विंडोज़ लगी हुई हैं और वहाँ पे कर्टन्स है, और फिर लोग अंदर आए, राइट। तो हम किसी के घर में भी जाते हैं तो पहले एंट्री तो दरवाजे से करते हैं ना। तो लोग ये समझ नहीं पाते कि यार आपका एंड प्रोडक्ट है वो ज़रूरी नहीं है, आपका प्रोडक्ट कहाँ से शुरू होता है दिखना इज़ ऑल्सो व्हाट मैटर्स। सो आई लाइक, हाँ विंडो, अगर हम बिल्डिंग देखते हैं, लोगों की घर में विंडोज़ हैं और वहाँ पे उनके कर्टन्स भी तो दिखते हैं, तो हम ये चीज़ क्यों हाईलाइट नहीं कर सकते बिफोर पीपल एंटर द स्टॉल। And we designed that stall with a perspective as if it looked like a street of London. चर्च स्ट्रीट लंदन पे हमने ये फोकस किया। हमने सारी विंडोज़ बनाए, शोरूम्स बनाए, शोरूम का आउटवर्ड दिखाया, एंड देन वी स्टेड द कर्टन्स देयर। तो पहले क्लाइंट का तो कन्विक्शन ज़ीरो हो गया था, बोलता यार मुझे नहीं लग रहा है ये कुछ दम है इसमें, दिखता तो बहुत अच्छा है बट आई डोंट नो हाउ पीपल विल रिलेट टू इट। तो नॉर्मली स्टॉल्स बहुत ओपन होते हैं ना, आप देखो तो ऐसा अंदर सीधा आपको स्टॉल के अंदर की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। एंड दिस वाज कम्प्लीटली रिवर्स, वेयर हम एंट्री ब्लॉक कर रहे हैं। हमने एंट्री ब्लॉक करके पहले लोगों को बोला कि आप पहले हमारे प्रोडक्ट को समझो। जैसे मैं कहता हूँ, बिफोर एंटरिंग द स्टॉल पीपल शुड नो व्हाट योर प्रोडक्ट इज, एंड दिस इज व्हाट लेड टू दैट। वहाँ से पता चला कि हाँ यार ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पीपल टू नो व्हाट योर प्रोडक्ट इज बिफोर दे एंटर द स्टॉल। एंड देन वी आर राउटिंग देम दैट आप यहाँ से ही एंट्री करोगे, आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे ऑर्डर दोगे और यहाँ से आप एग्जिट करोगे। तो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, इट्स अ गैलरी where you're telling them that आओ, welcoming। अगर आप पूरा खुला छोड़ दो तो लोग एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल में आपके स्टॉल के थ्रू ही पास होंगे। आप देखते हो कभी कभी यार इतना बड़ा और खुला कर दिया हमने कि लोग एक्चुअली बाजू की आयल में जाने के लिए मेरा स्टॉल यूज कर रहे हैं। Okay. सो ये नहीं होना चाहिए, एंड दे शुड एक्सपीरियंस योर ब्रांड, एंड दिस वाज अ बिग सक्सेस स्टोरी। इट गॉट द बेस्ट स्टॉल ऑफ द एग्जीबिशन ऑल्सो, एंड क्लाइंट स्टार्टेड ट्रस्टिंग अस। दे आर लाइक नहीं यार तू सोच तो कुछ अलग ही रहा है। तो कभी ऐसा भी होता है कि आपके फ्रेंड्स आपको अपने घर बुलाने से कतराते हैं कि बोले इसे कुछ समझ में आ गया तो ये तो उसका स्टॉल बना देगा? 100%। ये मेरे दोस्त हमेशा डर रखते हैं कि यार इसको स्ट्रक्चर मत दिखा दो, ये शायद ये स्टॉल में बन जाए। मैंने तो कई बार नेकलेसेस से स्टॉल का फसाड बनाया हुआ है। मैं कभी कभी देखता हूँ कि यार एक रिबन के अंदर एक पैटर्न है और वो पैटर्न को मैं एनलार्ज करके वो एक स्टॉल का फसाड बना देता हूँ। और ये मैंने 10 साल पहले किया था। आफ्टर दैट आई सॉ वेरी नोन ज्वेलरी ब्रांड, दे एक्चुअली डिड दैट। दे टुक रिबन और रिबन के अंदर की जो प्रिंट्स है उसका उन्होंने एक पूरा बिल्डिंग का फसाड बनाया था। एंड या सो इट्स, आई थिंक इट्स पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न आल्सो।
अब एक पर्सनल सवाल है कि जैसे कभी आपने अभी जैसे मेंशन किया कि मैं डिज़ाइन कर रहा था एंड क्लाइंट हैड ज़ीरो कन्विक्शन। कभी डिज़ाइनिंग स्टेज पे आपको कॉन्फिडेंस हिला है, आपका कॉन्फिडेंस हिला है कि जहाँ पे क्लाइंट ने, आपके कुछ टीममेट्स ने आपस में बोल दिया कि यार दिस इज़ नॉट गोना वर्क, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, दिस इज़ ऑल बुलशिट, कुछ Yeah, काम नहीं आने वाला है। yeah. एंड आपका एक बोलते हैं ना वो मिडिल क्लास मेंटालिटी को भी झकझोर दिया गया कि भैया तू ये क्या बना रहा है यार, इतनी Yeah, बड़ी ब्रांड के लिए अपनी ये मेंटालिटी के साथ में बना रहा है, ग्रो अप। yeah. कभी ऐसा कुछ आया है आपके साथ में हुआ कि एंड यू लुक लाइक ओवर एम्बिशियस पर्सन कि नहीं नहीं Hmm. मैं तो कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को जम रहा, आई एम हैविंग कन्विक्शन। Yeah. कभी हुआ ऐसा कुछ आपके साथ? हुआ है एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था जहाँ पे एक नाम नहीं लूँगा बट बहुत ही बड़ी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उन्होंने हमें एक ब्रीफ दी थी एंड आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम यू नो फॉर आई थिंक कुछ 10 साल पुरानी बात है एंड आई हैड डिज़ाइन द होल स्टॉल। कलर मैंने लेमन येलो कर दिया था उसका कि मुझे लगा कि अगर इस सारे ही स्टॉल्स जो है वो ब्लैक एंड वाइट में दिखेंगे तो लेमन येलो सडनली बहुत स्टैंड आउट होगा। एंड आई वॉज रियली इंटरेस्टेड कि यार मैं ये करूँ। सिर्फ एक इंसान को मुझ पे भरोसा था और वो था मेरा एक दोस्त जो बोल रहा था यार बहुत बहुत अलग लग रहा है ये, तू कर ये, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। और बाकी सब लोग ने गाली दी थी, बोलते यार ये मज़ा नहीं आ रहा है। स्टाफ जो था, डिज़ाइनर्स थे, वो बोले सर आप क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अजीब लग रहा है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। एंड मैंने बोला कि आप लोग सिर्फ स्टॉल देख रहे हो, आप सिर्फ स्टॉल का कलर देख रहे हो। जब इस स्टॉल के अंदर लोग आएंगे ना अलग अलग कलर के, और जो अलग अलग कपड़े लेके जो अंदर जब घुसेंगे तो वो भी एक कलर है, और वो इसके साथ कितना कॉम्प्लीमेंट होता है ये मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ। बिकॉज मैं सिर्फ स्टॉल नहीं देख रहा हूँ, मैं लोगों के साथ उस स्टॉल को विजुलाइज कर रहा हूँ। ब्रांड ने भी बोला, एक मेल आ गया हमें कि भाई ये किसने ये पूरा स्टॉल येलो कलर का बनाया है, हमें भी थोड़ा येलो कलर दे दो, हम अपने आप को भी येलो कलर का कर देंगे। तो ऐसा मेल आना इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज देन दे डोंट ट्रस्ट यू फॉर व्हाट योर प्रोसेस इज। करेक्ट। और मैंने कहा कि सर आप करो, मुझे लग रहा है कि आपको ये करना चाहिए, और अगर आप एक बार कर दोगे ना तो यू विल सी दैट द काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू हैव, एंड इफ इट डजंट वर्क आई विल डू द होल स्टॉल फॉर फ्री। एंड दे वर लाइक आर यू रियली सीरियस दैट यू गोना डू इट फॉर फ्री? एंड आई एम लाइक हाँ, एंड इट्स अ इंटरनेशनल कंपनी दैट दे डिड। उन्होंने बनाया है और बड़ा ही उनको रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया लगा, सब कुछ अच्छा था, एंड दे वर वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। इनफैक्ट उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो भी जो है वो ब्लैक से येलो कर दिया था। ओह वाओ, So दैट्स अ बिग that's a big achievement because वो उनको लगा कि हाँ शायद हमारा कलर लेमन येलो होना चाहिए, and for the longest time they were representing themselves in that lemon yellow color. And yeah, so I think that's the it's all about कि आप कितना convinced हो अपने दिमाग में एक चीज़ को लेके, और कितनी जिद रखते हो कि आप वो शायद विजुलाइज कर पा रहे हो, और उसमें आप वो प्रोसेस में अगर लोग आपको सपोर्ट कर जाए तो ये बहुत अलग जोन पे चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि वो चीज़ बैकफायर हुई हो? हाँ, बहुत बार बैकफायर भी हुई है ऐसी चीज़ें। हम बिकॉज एक्सपेरिमेंट है एंड ऑफ द डे, और हम कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। बट व्हाट मैटर्स इज कि वो बैकफायर होने से अच्छा आप उसको कैसे संभाल लेते हो, वो मैटर करता है। जैसे एक यू नो वी हैड दिस स्टॉल फॉर रिसोर्ट कंपनी, और वो रिसोर्ट कंपनी ने बोला कि यार मैं आ रहा हूँ और ये चीज़ें रेडी रखना। अब उनको हमने डेट्स दी थी कि भाई कल से एग्जीबिशन शुरू हो रहा है, और उन्होंने डेट्स मिसमैच कर ली समझने में कि कल से नहीं परसों से हो रहा है। तो कल उन्होंने सारी ही सेल्स टीम को छुट्टी दे के रखी थी। ओह ओके। तो 2 दिन के एग्जीबिशन में 1 दिन तो कोई है ही नहीं आपके स्टॉल पे, राइट? अब ये कर गया बैकफायर, क्योंकि हमने सोचा था कि यार सब होंगे, अज्यूमिंग के सेल्स टीम होगी और वो एक्सप्लेन कर लेगी कि रिसोर्ट कहाँ है, कितना बड़ा है, शादियाँ कितनी हुई है उसमें, और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई बंदा ही नहीं है स्टॉल पे। तो हमने कहा यार ये अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एंड आई थिंक विथ एग्जीबिशन व्हाट हैज हैपेंड इज कि मैं इन जनरल लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ना उनका हमेशा सोल्यूशन फटाफट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉब्लम के साथ रह नहीं सकता है। एज ए इंडिविजुअल यू स्टार्ट बिकमिंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर। यू हैव पीपल हु कम टू यू दैट यार ये प्रॉब्लम है, फट करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे ही दूंगा, यू नो योर ब्रेन इज टेम्ड दैट वे। तो हमने क्या किया, एक फ़ोन रख दिया, टेलीफोन रख दिया, 2 टीवी डाल दिए स्टॉल में, और ये मैं बोल रहा हूँ 3 घंटे में एग्जीबिशन शुरू हो रहा है और हमें पता चला क्लाइंट आ नहीं रहा है, राइट? So we created 2 televisions, 3 televisions, we had a telephone there, and we directed people to look at our stall in a certain way.
जैसे लोग अगर स्टॉल के सामने देखे तो हमने लिखा था लुक हियर, लुक एट द टीवी, टीवी के अंदर वो रील चल रही है कि ये वीडियोस हो रहे हैं, शादी हो रही है, एंड देन वी वर लाइक लुक एट द नेक्स्ट स्क्रीन, वो लिखा हुआ है बकायदा, और लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्क्रीन में, वहाँ लिखा है कि दीज आर द डेट्स व्हेन द रिसॉर्ट इज एम्प्टी एंड यू कैन बुक दिस ऑन दीज डेट्स. देन वी हैड रिटन दिस इज द फोन, पिक अप द फोन, एंड वहाँ पे लोग एक्चुअली फ़ोन उठा रहे हैं, एंड they are actually stating that I'm at your stall and I have an inquiry for a wedding, and we had written that 20% discount if you book the wedding today, the venue today. Okay. And they were picking up, and the call is directed directly to their receptionist वहाँ पे sales team के साथ, और वो लोग वहाँ पे बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के यहाँ पे डील क्लोज कर रहे हैं without a single sales guy standing at the stall. Wow. So I feel your stall is the biggest sales person that you have, and you should actually design with a perspective that कुछ भी हो सकता है. अगर लोग नहीं आए, अगर आपके पास ही टीम ही आपकी कम हो जाए, तो क्या आपका स्टॉल वो सारी बातें करने की कोशिश कर रहा है जो आपकी एक सेल्स टीम कर सकती है? Once you do that, it makes a big difference. Wow. That's really awesome to know that इस तरह से भी संभाला जा सकता है without any staff. Without any staff. I hardly remember that I've seen any stall in any exhibition without any single person. Yeah, out there. yeah. That's commendable. Thank you. Talking about your school, ऐसा क्या था जो आप इसको एक स्कूल के रूप में भी खोलने लग गए? मतलब were you not happy with the team that you had, that you said कि मेरे को एक और टीम डिप्लॉय करनी पड़ेगी, who can be my future team if just in case if this team doesn't perform well, or maybe you were not happy with any kind of service of your team कि आपको लगा कि मेरे को और ट्रेन करना है, दिस इज नॉट इनफ? सो आई टेल यू, मेरा ये स्कूल का सिलसिला शुरू ही हुआ विद द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. मुझे लगता था कि हम एज इंडियंस, एज आवर एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो, इट फोकसेस ऑन सर्टन सब्जेक्ट्स वेरी वेल, बट कुछ चीज़ों को हम कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं. आई थिंक विद मोदी जी कमिंग इन प्लेस बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई है, वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट स्किल डेवलपमेंट, ही इज टॉकिंग अबाउट कि स्किल सेट इम्प्रूव करना ज़रूरी है विद एजुकेशन, एंड नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. बट तब ऐसा कुछ नहीं था. लोग आर्किटेक्चर पे, इंटीरियर डिज़ाइन पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, इन सब इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करते थे. तो मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हुआ था विथ वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेजेस, एंड मैंने पूछा कि सर, हमारे इंडिया में इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, राइट? इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यानी इंडिया इज नोन फॉर हैविंग गुड CAs, राइट? बट हम अभी भी वो चीज़ एक इंटीरियर डिज़ाइनर में नहीं देखते, या शायद हम एक आर्किटेक्ट्स में हम ऐसा नहीं बोलते तो वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट इंडिया का है या ऐसा कुछ है. तो ये क्यों हो रहा है? व्हाई इज इट लाइक दैट? सो ही रियली ओपनड अप एंड ही सेड दैट, अंकित, हम लोग जब हम बेचते हैं ना, हम जब आर्किटेक्चरल कोर्स बेच रहे हैं या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए बेच रहे हैं, मैंने देखा मोस्ट ऑफ द इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो कर रहा था वो विमेन थी who wanted to get married at that point of time, and this was the reason that they are doing interior designing because सबसे shortest course अगर हो तो interior designing का होता था. 2 साल में, 1 साल का कोर्स में आप इंटीरियर डिज़ाइनर्स बन जाते हो. आर्किटेक्चर में हम अच्छे आर्किटेक्ट्स इसलिए नहीं ले पा रहे थे बिकॉज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने एग्जामिनेशन के थ्रू जाता है कि 15 20 अटेम्प्ट करके एक CA ढल रहे. तो वो जो लोहा बना है, जो बने, वो ढला है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है वो अचीवमेंट लेने के लिए. बट बाकी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जिसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आसान चीज़ों पे हम पहले भागते हैं, राइट? और जो इतना मेहनत करके उभरा है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा. दैट्स व्हाई सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया आर एक्सट्रीमली वेल एंड वर्ल्ड ओवर फेमस है, राइट? सो मैंने रियलाइज़ किया, यार ये तो मेरी तो इंडस्ट्री एग्जिस्टिंग ही कर रही है, मैप में ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है कि यहाँ पे मैं कहाँ से लेके आऊँ. तो मैंने बोला अब तो करना पड़ेगा कुछ, बिकॉज अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और लोग हों और ये इंडस्ट्री को हम केटर करें, तो वी विल हैव टू क्रिएट समथिंग, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड अ कोर्स व्हिच इज़ वेरी एक्सपेरिएंशियल. तो हम नॉर्मल कॉलेज के एनवायरनमेंट जैसे सबमिशंस करो, यहाँ पे आ जाओ, अब ये सीख लो, वो सीख लो, हम वैसा नहीं करते. हम बच्चों को ऐसी चीज़ दिखाते जो एक्चुअली वो फ्यूचर में देखने वाले हैं. वी हैव लाइव प्रोजेक्ट्स, वी हैव लाइव ब्रांड्स दैट आर इन्वॉल्व, कि जिस ब्रांड्स के स्टॉल्स हम बना रहे हैं उन ब्रांड्स को हम इनवाइट करते वो ये बच्चों को बात करें, अपने ब्रांड के बारे में समझाएं. और उनको भी हम ये बोलते कि इतने ये फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, पर इनका टेक ऑन डिज़ाइन इज़ वेरी डिफरेंट.
राइट. सो व्हेन दे स्टार्ट डिजाइनिंग इट, दे डिजाइन समथिंग वेरी यूनिक आउट ऑफ इट. तो वो लोग भी इंटरेस्ट लेके सिखाते बच्चों को कि हमारी ब्रांड ये है, हम ये करना चाह रहे हैं. लाइव ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, इट्स मोर ऑफ अ स्टूडियो एनवायरनमेंट. एंड दोज आर लाइव प्रोजेक्ट्स. तो एक सबसे बड़ा चैलेंज एक फ्रेशर की लाइफ में ये होता है ना कि उनको पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है. और जब आप बोलते हो कि आई एम अ फ्रेशर, तो आपका जो पे स्केल है वो सीधा 2,000, 5,000, 10,000 वैसे Minimum शुरू पे हो आ जाता जाता है. है. राइट. लाइक एक पॉइंट पे एक इंटीरियर डिजाइनर को एक ऑफिस बॉय से कम सैलरी मिलती है. True. और हम देखते हैं इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ. तो हमने सोचा कि यार लेट देम वर्क ऑन दोज 20 प्रोजेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू टीच देम ऑन द फील्ड. सो उनका पोर्टफोलियो भी हम डेवलप कर रहे हैं. वी आर मेकिंग देम वर्क विद ब्रांड्स. मोर ओवर वी आर आस्किंग देम टू सेल योर डिज़ाइन. ये कोई नहीं सिखाता, ये आपको कोई भी कॉलेज नहीं सिखाएगी कि आपने जो घर बनाया है या आपने कोई एक स्ट्रक्चर बनाया है ये बेच के बताओ. ओके. राइट. कि एक कंज्यूमर बैठा है, एक सेल्स आपको करना है और आपको बेचना है. आपको अपनी डिज़ाइन बेचनी है. बनाना बहुत आसान है बट बेचना बहुत मुश्किल. True. तो जब आप एक सर्टन पैरामीटर में कोई चीज़ें बनाते हो और अगर वो सामने वाला कन्विंस ना हो ना, तो आपका प्रोडक्ट, आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है. तो ऑलवेज डिज़ाइन फ्रॉम अ सेलिंग पर्सपेक्टिव कि आपको ये बेचना है. आपको ये प्रोडक्ट आप बना रहे हो. सोचो आपका एक प्रोडक्ट है जो सालों साल शेल्फ के ऊपर पड़ा हुआ है Correct. और कोई ले नहीं रहा है उसको. तो डिज़ाइन ऐसी चीज़ हो जाती है. तो यू नीड टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. Correct. And that's where it started working, and we do that. So that's why we are different as a school. We don't say that 6 महीने का, it's a 6-month course only. On Okay. Saturdays and Sundays, 50 lectures, and you practically are learning 2 cool subjects of production design and exhibition design in 6 months. And once you have paid the money, whatever fees that you pay us, हम अगले 6 महीने के अंदर आपको वो सेम फी वापस देते by employing you. Oh, तो okay. पहले 6 महीना तो हम इंटर्नशिप में ही आपको अपने पास रखते हैं, हम आपको सिखाते हैं, हम आपको पे ऑफ भी कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए. तो आपका एजुकेशन फ्री हो जाता है टेक्निकली. एंड या देन यू एक्सपीरियंस डिफरेंट साइड. So then our students go abroad, they are studying in international universities, they're mastering the art of exhibition design, production design. In fact, बहुत सारी renowned universities ने हमें कॉल करके पूछा कि क्या ये कोर्स एग्जिस्ट करता है इंडिया में ऐसा. And we didn't know that India has a course on exhibition design and production design Okay. per se. And yeah, that's how we are doing. I must say it's a very bold and very good initiative. However, कभी एज अ प्रोफेशनल आपके मन में इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आई कि मतलब मैं अपने ब्रांड की यूएसपीज भी शेयर कर रहा हूँ, अपना क्लाइंटेल भी शेयर कर रहा हूँ, कहीं कोई उसका मिसयूज करके मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, अपनी एक कंपनी बना ले, और मे बी योर कॉम्पिटिटर मस्ट हैव प्लेड अ प्लॉय अगेंस्ट यू कि कोई प्लान कर दिया एक बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में कि इनके सीक्रेट सीख के आ जाओ, इनका क्लाइंटेल जान के आ जाओ. करेक्ट. सो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई आपके मन में? फ्रैंकली रवि जी, मेरे को है ना ये फीलिंग, अगर आई फील वेरी प्राउड दैट ये फीलिंग नहीं आई. क्योंकि क्या होता है, एक टीचर का काम होता है सिखाना. और मैं जानता हूँ कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है. आज इंडिया में 500 से भी ज़्यादा एग्जीबिशंस हो रहे हैं. वर्ल्ड ओवर 32,000 से भी ज़्यादा एग्जीबिशंस हो रहे हैं. और ये फिगर बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है. राइट. और मेरे नसीब का कोई छीन नहीं सकता. तो वो एक है कि अगर मुझसे कुछ सीख के जा रहा है और वो अगर बच्चा अपनी लाइफ में कुछ और बेटर कर जाए, तो मेरा थॉट एज अ टीचर तो हमेशा यही रहता है कि कुछ और सीखे, कुछ मुझसे कुछ सीख के जाए. और मैं क्या ही लेके जाऊंगा, यानी और मैं कितना ही काम कर लूँगा. एक पॉइंट के बाद आपको नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है. मुझे डर लगता है कभी कभी जब हम देखते कि ये अगला जनरेशन क्या सीखेगा और क्या करेगा. विल दे रियली ड्वेल इनटू दैट हार्ड work, will they really put their 100% in what we are doing right now. तो कहीं ना कहीं वो एक फिक्र रहती है, इसलिए ये था. तो इनसिक्योरिटी तो कभी आई नहीं. इनफैक्ट ऐसा ही हुआ है कि यार वो बच्चा अगर मेरे साथ और 6 महीना सीख लेना तो मुझसे भी बड़ा हो जाए और शायद वो और करे अच्छा. और ब्रांड्स ये समझती है, ब्रांड्स जानती है कि यार तुम में पोटेंशियल क्या है, वो मेरे पास क्यों आ रहे हैं, वो जानते हैं उस चीज़ को. तो कहीं इनसिक्योरिटी तो नहीं आई, बट हमेशा एक फीलिंग ऐसी ज़रूर आई है कि यार मैं और बच्चों को पढ़ाऊँ, मैं और बच्चों को ये बताऊँ कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है. ओके. और जहाँ पे सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स बन रहे हैं और आपके पास उतनी बिल्डिंग ही नहीं है जहाँ पे आप इतने डिज़ाइनर्स का आप करोगे क्या. और यहाँ पे एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे कोई जानता नहीं है, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है. सो मुझे लगता है बहुत जगह है हमारे पास, मैं और भरूँ.
लोगों को इस इंडस्ट्री में। ये तो मेरे ख्याल आपका बड़प्पन है कि आप इस तरह से सोचते हो, अदरवाइज एक इनसिक्योरिटी की भावना भी आना एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है। 100%। बट अगर आपके बच्चों की बात की जाए तो एक जो बच्चा आपके इंस्टीट्यूट से ट्रेन होकर गया है वर्सेस एक बच्चा जो ट्रेन नहीं होकर गया लेकिन उसमें टैलेंट भरपूर है, तो दोनों के माइंडसेट में कितना डिफरेंस आप पाते हैं? बहुत फ़र्क होता है। जैसे क्या होता है, एक आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडेंट को ना एक तरीके से सिखाया जाता है, उनको एक स्केल फैक्टर होता है कि आपकी, अगर आप उनको पूछो कि एक टेबल की साइज़ कितनी होनी चाहिए और या एक वार्डरोब की हाइट कितनी होती है, तो वो आंसर में बोलते हैं 2100 राइट? अब कारपेंटर जो है वो हर बार में काम नहीं करेगा। कारपेंटर लॉजिक पे काम करता है कि आपका हाइट कितना, अच्छा दरवाजे की हाइट जितना बना दो, क्योंकि वार्डरोब तो दरवाजे से ही एंटर होगा ना। तो आप अगर वो 2100 की जगह बोल दो कि भाई 2600 तो वो वार्डरोब बना तो देगा, बट वो आपके दरवाजे के अंदर से घुसेगा नहीं। तो लॉजिक्स जहाँ आती है, तो एग्जीबिशन डिज़ाइन टीचर्स यू लॉजिक, लॉट ऑफ लॉजिक, कि मैं विजुअली जो चीज़ें देख रहा हूँ उसको मैं क्या मेजर कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप स्क्वायर मीटर में काम करते हो। तो एक स्पेस को देख के आपको पता चलता है कि हाँ यार 3 मीटर मतलब 3.28 फीट इंटू करूँ तो 10 फीट जैसा होता है। तो एक 10 फीट बाय 10 फीट मतलब 3 मीटर बाय 3 मीटर हो गया, मतलब 9 स्क्वायर मीटर हो गया। या ये जो वॉल है ये अप्रॉक्सीमेटली इतनी होगी। तो हम जब इनको पहले दिन जब आते हैं ना, एंड व्हेन वी आस्क देम टू मेजर अ स्पेस, इट इज़ फनी हाउ एन आर्किटेक्ट और एन इंटीरियर डिज़ाइनर विल मेजर, बिकॉज वो टेप लेके बैठ जाते हैं। और मैं उनको उनको बोलता हूँ कि ये तरीका नहीं है, चलो समझो आपके पास है ही नहीं कुछ मेजर करने के लिए, तो आप कैसे मेजर करोगे? तो वो सोचते हैं, और उनको जब मैं आंसर देता हूँ कि यार ऐसे भी तो मेजर कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल देम दैट आपका एक पेंसिल जो है या आपका एक हाथ है, उसका मेजरमेंट क्या है, राइट? एक पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली आपके फिंगर से लेके थंब तक की होती है, तो एक 6 इंच का आपका एक मेजरमेंट हो गया। अब आपके सामने वो एक टेबल पड़ी हुई है, आपके हाथ से आप कितने बार आप मेजर कर सकते हो? तो समझो आपने 3 बार कर दिया, मतलब 6 6 6 18 इंच वो हो गई, यानी 1.5 फुट का आपका वो टेबल है। अब ये टेबल जो है, ये कितने टेबल आप बिठाओगे ताकि ये पूरा रूम भर जाए? तो वो फिर करते सोचना शुरू करते, अच्छा हाँ ये 1 टेबल, ये 10 टेबल, ये 15 टेबल, यानी 15 इंटू 18 इंच इज द साइज ऑफ द स्पेस। बट ये चीज़ समझना और ये चीज़ सीधा एक टेप लेना और मेजर कर देना में बहुत फ़र्क है। तो हम जब सिखाना शुरू करते हैं तो बहुत सारा अनलर्निंग होता है कि वो जो सीख के आए ना, वो मुझे डर लगता है उन चीज़ों से। तो मैं उनको बोलता भाई ये लॉजिक है, ये रियलिटी है, एक कारपेंटर आपको ये सवाल पूछेगा और ये मेजरमेंट्स देने हैं और ऐसे बात करनी है। तो यू मेकिंग देम इंडस्ट्री रेडी, यू मेकिंग देम एक्सपेरिएंशियल, यू मेकिंग देम कॉन्फिडेंट अबाउट एनी सिचुएशन दैट दे माइट कम अक्रॉस। तो भले ही आप कोर्स के बाद शायद एग्जीबिशन डिज़ाइनर या प्रोडक्शन डिज़ाइनर ना बनो, बट आप डेफिनेटली एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट बन के निकलते हो। सो दैट्स हाउ वी टेक। तो आपका ये जो इंस्टीट्यूट है ये किसी गवर्नमेंट सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी या वर्सिटी से एक्रेडिटेड है या इज इट लाइक स्टैंड अलोन, यू टीच ऑन योर ओन, की कुछ है उसका सब्जेक्ट जो भी है आपके जो सिलेबस वगैरह है, is it verified through somebody in education department or something? No, so this is purely experience based, यानी हमारा experience जो है is what we put in exhibition design. I would want that more colleges get serious about this और इसका एक curriculum हो, ताकि जिन बच्चों को स्ट्रक्चर से प्यार है बट शायद वो बिल्डिंग नहीं और एग्जीबिशन स्टॉल हो तो उनको वो करने दिया जाए, उनको एटलीस्ट वो इंटरेस्ट लेवल उनका देना चाहिए। वी आर नॉट एक्रेडिटेड विद एनी इंस्टीट्यूट पर से, बिकॉज वी नो दैट यहाँ पे जब जॉब्स आप मांगने जाओ ना मार्केट में, तो आपको ये नहीं पूछते कि आप किस कॉलेज से पास आउट हुए हो, ये पूछते आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। सो फॉर अस व्हाट मैटर्स इज योर पोर्टफोलियो एंड वी बिल्ड योर पोर्टफोलियो। तो जिन टॉपिक्स पे हम आपको सिखाते हैं, बीट अ कियोस्क, मॉल कियोस्क, फूड काउंटर्स, सेट्स, प्रोडक्शन डिज़ाइन, शूट्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपका एक पोर्टफोलियो बनता जाता है कि आपने इस पे काम किया है, आपने ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आपने इन ब्रांड्स के लिए काम किया है, एंड लाइव प्रोजेक्ट्स हैं तो आप वो आपका उसका एंड रिजल्ट भी दिखाओगे, आप उसकी डिज़ाइनिंग भी दिखाओगे। और जो एक एम्प्लॉयर है ना, वो वही चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि भाई भले आपने कुछ भी किया हो, डिज़ाइनिंग में आपने कितने ब्रांड्स के साथ काम किया है, और इंडिया में यही चलता है। सो वी नो दैट जब होगा तब होगा, बट तब तक एटलीस्ट वी वांट टू मेक इट वेरी एक्सपीरियंशियल एंड गिव देम एज मेनी प्रोजेक्ट्स दैट दे कैन वर्क ऑन। ओके, और कोई ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए आप ट्रेन करते हो कि इट्स ओपन फॉर ऑल द कैटेगरीज? हाउ डू यू प्लान दैट कैटेगरीज एज पर अ स्टूडेंट?
उसका कुछ आप टेस्ट लेते हो कि बेसिस हिज Yeah. इंटरेस्ट और समथिंग? Yeah, so we take an interview. We have an interview round where because कई बार हुआ है कि एक आर्टिस्ट है और वो ब्रश से पेंटिंग करती है, बट उसको भी स्केलिंग और प्रपोर्शन पता है, यू नो, वो भी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि ये 10 फीट है और ये 5 फीट है और इसको मैं ऐसे क्यूरेट करना चाहती हूँ, और वो उनका थॉट प्रोसेस होता है, बट उन्होंने कभी आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं किया. दो वी आर ऑलवेज ओपन टू आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट्स, बट देन वी रियलाइज लेट्स टेक एन इंटरव्यू फर्स्ट. Let's understand whether they understand space or not. तो एक इंटरव्यू राउंड होता है, we meet them, we tell them what we are and we try to understand how well they understand space. और उसके साथ साथ हम एथिक्स भी समझते हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं whether इसमें वो हंगर है कि नहीं, because this industry is expecting a lot in terms of your effort. अगर आप हसलर नहीं हो तो आप ये इंडस्ट्री के, आप कोई भी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं करोगे. आपको वो भूख होनी चाहिए कि नहीं यार मुझे कुछ प्रूव करना है अपने आप को, तो वो भी हम समझते हैं. एंड देन वी आफ्टर दैट इंटरव्यू राउंड, वंस यू पास इज ओनली एंड ओनली व्हेन यू कैन बिकम अ स्टूडेंट ऑफ TSOT. तो दो वी आर नेवर इन अ हरी लाइक अदर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के भाई हमारे इतने बच्चे होने चाहिए और इतने लोगों को, हमें जितने लोगों को ट्रेन करना है हमें अच्छे लोगों को ट्रेन करना है. हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो वैल्यू करना चाहते हैं, जिनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं डीपली, इज व्हाट वी नीड. सो इज देयर एनी criteria for a student to join your institute? Like for example, if I come and I say कि okay, I want to join your school, मेरे पास ना आर्किटेक्चर की डिग्री है ना इंटीरियर डिजाइनिंग की कुछ बैकग्राउंड है, I just said no, I'm interested, I want to join. Yeah. So is there any, first of all, degree criteria, age criteria, what is it? Age is not a criteria. Degree in terms of interior designing and architecture is very important. Okay. You have to be, उसके बिना नहीं, because basics आपको वहीं से पता चलेंगे, basics आप वहीं कर पाओगे. This is an advanced course to interior designing and architecture, is what I would say. Because end of the day तो है structure ही, और अगर आप structure से प्यार नहीं करते हो, अगर आप space से प्यार नहीं करते हो, और अगर आप में वो इंटरेस्ट लेवल्स है नहीं, जस्ट बिकॉज आपने वो चकाचौंध देखी है प्रोडक्शन की, शूट्स की, ब्रांड्स की, और आपको बनना है, तो आप नहीं बन सकते हो. आप में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, और वो इंटरेस्ट ये आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग डिसाइड करता है कि बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं. ओके, सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स कैन आई से कि इट्स काइंड ऑफ अ स्पेशलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्युटली फील्ड्स, जो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग उसका एक स्पेशलाइजेशन है. 100%. जैसे आपको आर्किटेक्चर के बाद लैंडस्केपिंग इज एन ऑप्शन कि आप लैंडस्केपिंग में कर सकते हो, वैसे ही आफ्टर आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनिंग you can choose to become or even learn about exhibition design and production design. What are the red flags? Like, I'm sure every brand cannot do this. What are the red flags for a brand that they can go for an exhibition stall or they cannot go for an exhibition stall? For every brand, purpose, as I said, is very important. कि अगर आपका purpose आपको defined नहीं है, well defined, तो आप करिएगा भी मत. Don't participate in an exhibition till you know what is the purpose behind participation. True. So as a company, what we do is we help you understand this purpose very well. We have a proper form where we ask you to fill that particular form, जिसमें लिखा जाता है कि आप पहली बार कर रहे हो कि आप पहले कर चुके हो. अगर आप पहले कर चुके हो तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे, और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो किन प्रोडक्ट्स को लेके आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो. अब एक नॉर्मल इंडियन एंटरप्रेन्योर इज लाइक अ बनिया, उनको सब कुछ बेचना है, राइट? उनको एक दुकान में जो है सारी चीज़ें बेचना है. बट वी टेल देम दैट इतना विजिबिलिटी एक विजिटर के पास नहीं होता. वो बहुत सोच समझ के आपके पास स्टॉल के पास आया हुआ है, एंड इफ दे हैव कम टुवर्ड्स योर स्टॉल दे वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी स्पेसिफिक, एंड आई बिलीव स्पेसिफिक इज टेरिफिक. अगर आप स्पेसिफिक नहीं हो कि आपको किस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्यों बात करनी है, और इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है, क्या वो एक नीड अराइज कर रहा है, क्या वो आज की रिक्वायरमेंट है, जो कंज्यूमर आपके पास आया हुआ है क्या उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, एंड इफ़ इट इज़ देन टू व्हाट एक्सटेंट. ये सारे सवालों के जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डिस्प्ले करिए. बहुत बार ब्रांड्स पार्टिसिपेट करती है जस्ट टू टेल द पीपल दैट वी एग्जिस्ट इन द मार्केट, कि बहुत टाइम से हम हैं इंडस्ट्री में और हम एग्जिस्ट करते हैं, हम जिंदा है एज अ ब्रांड. आप तो भी कर सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको अपनी हिस्ट्री बतानी है, आपको क्रेडिबिलिटी बतानी है, आपने कितने लोगों के साथ काम किया है, कितनी ब्रांड्स आपको ट्रस्ट करती है, कितने लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अचीव ट्रस्ट इन दैट पर्टिकुलर एग्जीबिशन. सो रीजंस बहुत सारे हैं.
ऐसा भी नहीं कि अगर रीज़न ना हो तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बट वो डिफाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझना ज़रूरी है कि इससे आप अचीव क्या करना चाहते हो। करेक्ट। कई बार लोग आते हैं विद द इंटेंशन कि मुझे सेल्स बढ़ाना है, पर उनका जो पिच होता है वो प्योर मार्केटिंग पिच होता है। सो दैट इज़ डेंजरस बिकॉज आप सेल कर ही नहीं पाओगे विद दैट पिच। और कई लोग प्योरली बेचना शुरू कर देते हैं, बट ब्रांड का भरोसा कोई कर ही नहीं रहा। तो क्या आपने पहले भरोसा डेवलप किया? तो ये सारी चीज़ों पे हम वर्क करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि वी आर नॉट डिज़ाइनर्स एंड फैब्रिकेटर्स ओनली, वी आर स्ट्रैटेजिस्ट। आपका कंप्लीट पर्पस ड्रिवन प्लान हम बना के देते हैं। आप हमको बताते हैं कि आप ऐसे करो, आप इन चीज़ों के लिए करो, आप 5 नहीं, आप सिर्फ 3 प्रोडक्ट डिस्प्ले करो, आप इन तीनों को ये हाइट पे करो। बहुत सारा मैथ्स, साइंस और लॉजिक अप्लाई करके फिर हम पार्टिसिपेट करते हैं with a Okay. brand. So if a brand is not aware about these things, then it becomes very tough to participate. In a nutshell, can we say that it is all purpose driven? Very purpose driven. कभी ये पर्पस ड्रिवन ब्रीफिंग के दौरान कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि ब्रांड ने कुछ ब्लंडर्स या मिस्टेक्स कर दिए हो? मतलब आई वांट टू आस्क व्हाट आर दोज मिस्टेक्स दैट कैन बी अवॉइडेड व्हाइल ब्रीफिंग अ कंपनी लाइक यू और मे बी व्हाइल डिजाइनिंग अ स्टॉल? See, the mistakes are purely experiences. So जब आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप किसी को एक एक्सपीरियंस दे रहे हो अपनी अपने प्रोडक्ट का, अपनी ब्रांड का, अपने बिहेवियर का। जब एक कस्टमर आपके स्टॉल पे आता है तो आप कैसे बिहेव करते हो उसके साथ, वो भी मैटर करता है। ओके। जैसे मैं कई बार देखता हूँ आजकल के एग्जीबिशन में लोग अपना कार्ड, अपने सीईओ का कार्ड, अपने मार्केटिंग हेड का कार्ड, अपने सारे ही विजिटिंग कार्ड्स जो है वो पूरे रिसेप्शन टेबल पे रख देते हैं और वो बोलते हैं आपको जो भी कार्ड चाहिए लेके निकलो, राइट। आप एक विजिटर को बोल रहे हो कि आप जो चाहिए वो लेके प्लीज निकलिए आगे, राइट। दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू एज अ कंपनी बिकॉज आप इनवाइटिंग नहीं हो, राइट। बट अगर आप एक विजिटर को केटर करो अच्छे से, और हम क्या ना प्री जज करते हैं, हम जैसे हम लोगों को जज करते हैं वैसे ब्रांड्स भी प्री जज करते हैं कि यार ये मेरे काम का नहीं है, या ये विजिटर जो आ रहा है ये मेरे मेरे इसमें फिट नहीं हो रहा है। बट व्हाट आर यू डूइंग टू सॉल्व दैट? So we have a very interesting communication skills training for your staff. That's a different vertical in exhibition design on how can your people talk to your end consumer at the stall. बहुत बार होता है जब हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली, हम देखते हैं फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, और आप खुद गूगल ट्रांसलेटर लेके समझने की कोशिश करो कि वो बंदा बोल क्या रहा है, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू आर रीजनल लैंग्वेजेस वी डोंट रियली फोकस ऑन दैट। हम इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि आपका एक कस्टमर आया है स्टॉल पे जो मराठी में बात कर रहा है, और आपके पास एक सेल्स टीम है जिसमें महाराष्ट्रियन है और वो मराठी में अच्छे से बेच पाता है, राइट। आप कितना भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो और सेल करने की कोशिश करो, जब तक आपका एक सामने वाला महाराष्ट्रियन होके अगर मराठी में सेल कर पाएगा तो फटाफट बिकेगा, करेक्ट, राइट। So we empower you for your language. We empower your team that they can speak in that particular language and then sell. मैंने कितनी बार CEOs को ब्लेजर और सूट में देखा है और स्टॉल के बाहर बेच रहे हैं बेचारे, राइट। वो इट्स अ स्टार्टअप कंपनी, तो आपको CEO ही हर चीज़ करने की कोशिश करता है। बट मैं बोलता हूँ क्या आपने अपनी टीम को एम्पावर किया है? और जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि वो जो 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो स्क्वायर है उसका चार्ज 30,000 रुपया पर स्क्वायर मीटर है, आप उस स्पेस का एक 3 फुट बाय 3 फुट के स्क्वायर का आप 30,000 रुपया पे कर रहे हो 3 दिन का, तब उनकी आंखें खुलती कि अरे हाँ यार, ये तो 5 लोग मेरे स्टॉल के अंदर बैठे हैं और मैं खुद खड़ा हूँ बाहर। बट आपने उनको एम्पावर ही नहीं किया, आपने उनको ट्रेन ही नहीं किया कि वो कैसे बात करें। अगर मराठी तो मराठी, गुजराती तो गुजराती, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है आपकी टीम, क्या आपने उनको बताया कि आप 60 शब्दों में 30 सेकेंड्स के अंदर आप मेरी कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? The moment you start doing that, and also not just train them, but also give them perks. Tell them that आप अगर इतने leads आपके आ गए through exhibitions, तो आपको हम इतने bonuses देंगे या इतने incentives देंगे। आप इसको incentivize करो अपने staff के लिए, then everyone is more than happy to serve you and help you at the stall. बट आप expect करोगे नहीं यार, ये मेरा employee है, ये सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खड़ा ही रहेगा और कुछ नहीं करेगा, तो वो दिल से नहीं करेगा। कर लेगा, रिस्पेक्ट के लिए कर लेगा, बट वो दिल से नहीं कर पाएगा। करेक्ट। सो वी हेल्प देम अचीव ऑल दीज स्ट्रैटेजीज एंड हेल्प देम ग्रूम देयर टीम। एंड पोस्ट द एग्जीबिशन, हाउ डू यू गेट इन टच विद योर कस्टमर्स, हाउ टू रियली कॉल योर कस्टमर्स,
पहले मैं तो बोलता हूँ 3 दिन आप अपने कस्टमर को कॉल ही मत करो। एक चैटबॉट होना चाहिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके कस्टमर्स को दे। वो फोटोज़ भेजे कि ये हमारा स्टॉल था, आप इस स्टॉल पे आए थे, आपने ये सेल्फी खींची, ये हमारे प्रोडक्ट्स है। हर एक पॉइंट पे इंटरेक्शन होना चाहिए। तो अगर आप पूछो सवाल कि आपको हमारे ये प्रोडक्ट्स पता है, क्या आपको पता है कि हमारे ये 3 प्रोडक्ट हैं? तो कस्टमर बोलेगा हाँ। क्या आपको इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट था? आप कम्युनिकेट करवा रहे हो थ्रू ऑटोबॉट। द मोमेंट दे से दैट हाँ मुझे इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आया था और ये आपने बहुत अच्छा बनाया, एंड व्हेन दे क्लिक ऑन इट इज व्हेन अ ह्यूमन शुड इंटरफियर देन एंड स्टार्ट टॉकिंग। नहीं तो आपके बीच में और एक सिम कार्ड बेचने वाले कॉलर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। Correct. So this is also one of the verticals that we have. So it is right from before the show आप क्या क्या करते हो, during the show आप क्या क्या करते हो, and after the after exhibition आप क्या क्या करते हो, and then we have designed everything as per that. कभी ऐसा भी कोई इंस्टेंस हुआ है जहाँ पे कि एक हाई वैल्यू कस्टमर आ गया, उसको लेट से फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल का एग्जीबिशन है और उसमें उसको कार आज ही लेनी है, उसको पसंद आ गई, एंड योर स्टाफ इज a little lower level, he doesn't know how to handle such a big customer. कभी ऐसा भी हुआ है? देन अफरा तफरी मचती है। होता है और बहुत सारे चांसेस ऐसे होने के लिए, बट इसलिए इसको बोलते हैं कि फुटबॉल की तरह मैन टू मैन टैपिंग करो। कि जब आपको पता है कि कस्टमर आपके लिए नहीं है बट शायद ये इसका जवाब आपके सीईओ को देना चाहिए, आपको इमिडिएटली यू शुड ट्रांसफर दैट पर्सन टू योर सीईओ। हर चीज़ खुद सॉल्व करने की कोशिश मत करो, बिकॉज वो आपके शायद बैकफायर भी कर जाए। So you should always make sure that depending on the customer who's coming to your stall, what is the requirement? क्या होता है ना, कभी कभी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग का काम करने की कोशिश कर लेता है बिकॉज टाइम बचाना है, राइट? बट अगर आप बोलो कि नहीं यार ये सवाल जो है ये मार्केटिंग का सवाल है और ये मार्केटिंग हेड ही जवाब देगा, तो आप उसको दो। और अगर सेल्स वाला है तो आप खुद वो आंसर करो, और अगर वो सीईओ तक जाना है और उसको डील क्लोज करनी है तो आप सीईओ के पास भेजो। तो ये सारे फैक्टर्स है। सो वी से फुटबॉल और एग्जीबिशन स्टॉल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इट्स वेरी सिमिलर। दोनों में स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती है, दोनों में आपको एक अचीवमेंट होती है और दोनों में एक पर्पस होता है। तो वैसे आप डील करो एंड डू दैट। ये सारी ब्रीफिंग्स या ट्रेनिंग्स भी आप ही प्रोवाइड करते हो टू द पीपल? Do you also provide with the manpower who's required to be there at the exhibition stall? No, we don't do the manpower, but we train your manpower. जैसे आपकी टीम है, जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है, मार्केटिंग टीम है, हम उनको ग्रूम करते हैं कि आप नॉर्मली आपके ऑफिस में जो कस्टमर्स आएंगे और जो स्टॉल के ऊपर जो कस्टमर्स आएंगे, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जब वो आ रहे हैं तो आप कैसे व्यवहार कैसे होगा, आप डील कैसे करोगे, आप पिच क्या दोगे, आप कितना बात करोगे। एक पॉइंट आता है जहाँ पे कस्टमर बोलता है बस यार मैं थक गया हूँ तेरी बातें सुन सुन के, मेरे को बहुत कुछ कवर करना है। तो क्या आप लिमिटेड टाइम में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में इम्पैक्ट दे पाते हो, इज व्हाट आल्सो वी ट्राई टू ट्रेन। कभी ऐसा हुआ है कि शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, ब्रांड की तरफ से रेजिस्टेंस आया हो, वी डोंट हैव सो मेनी पीपल यू आर आस्किंग फॉर, आपके ऊपर डाल दिया आप ही करो, हमको नहीं पता? हाँ होता है, कई बार बोलते हैं कि यार मैं ऐसी सिटी में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास तो टीम है ही नहीं, तो मैं अभी कैसे करूँगा exactly, या फिर दे आर नॉट इक्विप्ड मे बी विद दैट काइंड ऑफ मैन पावर आता है। बट देयर इज अ लॉट अवेलेबल, देयर आर पीपल अवेलेबल ऑन मैन पावर मैनेजमेंट है एग्जीबिशन में, दे सप्लाई यू पीपल। बट मैं बोलता हूँ कि कई बार ना स्टॉल डिज़ाइन ही आप ऐसे कर लो कि सारे प्रॉब्लम्स जो आपके रिजॉल्व हो जाए। जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि जो आपकी सेल्स पिच है वो पिच ही आपके स्टॉल के अंदर का पोस्टर है। तो इवन इफ यू जस्ट लुक एट योर पोस्टर्स एंड आप वहीं पे पढ़ना शुरू करो अपने कस्टमर के सामने, आपने एक्चुअली अपनी सेल्स पिच दे दी, राइट? सो यू आर केटरिंग टू एवरीथिंग दैट यू गोइंग टू स्पीक टू योर कस्टमर, बट आप बस देखते गए और आप रेफरेंस लेते गए। यू टुक अ रेफरेंस ऑफ वॉट एवर इज देयर इन योर स्टॉल एंड देन यू सेड इट। बहुत लोग ये नहीं करते और इसमें भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप पूरे दिन कितनी बार बात करोगे, अब कितनी बार सेम कंटेंट पढ़ोगे, देयर विल बी अ चांस वेयर आप भूल जाओ, राइट? करेक्ट। बट अगर आपका स्टॉल सपोर्ट कर रहा है उस, तो हम बोलते हैं कस्टमर्स को आपकी टीम को बिठाओ हमारे साथ, क्योंकि ये स्टॉल जो है ये बातें करने वाला है, राइट? मैं बोलता हूँ स्टॉल इज द बिगेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड द टॉलेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव दैट यू हैव, बिकॉज सबसे 40 फुट 50 फुट की दूरी से यही सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, और वो भी वही चीजें बेचने वाला है जो आपका टीम बेचने वाला है, राइट? सो वंस बोथ आर इन सिंक
जब दोनों ही सेल्स वाले मिल जाएं कि एग्जीबिशन स्टॉल भी कैसे बनाए ये उनको पता हो और वो लोग भी सेम इन्फॉर्मेशन दे जो एग्जीबिशन स्टॉल में हो, दैट्स अ विन विन, दैट्स वेयर एवरीथिंग गेट्स इनटू योर जोन। तो एक कस्टमर, बिकॉज ऐसे जैसे मैंने कहा कि आपका विजिबिलिटी फैक्टर इतना कम है, मैं कितनी बार लोगों को पूछता हूँ एग्जीबिशन के बाद आपको याद है आप कौन से स्टॉल में गए थे, बोलते यार मैं भूल गया हूँ। मतलब आपको पता है लास्ट ईयर आपने कौन से स्टॉल अटेंड किए थे, और उसमें कुछ कुछ रह जाते हैं उनको याद। तो मैं उनको फिर पूछता हूँ आपको ये क्यों याद है, वो उसका एक पर्पस होता है। उनको लगता है कि नहीं यार उन्होंने ना एक्टिविटी कराई थी, हाँ, या उनका डिस्प्ले बहुत यूनिक था, या करेक्ट वो देख के मेरे कुछ ऐसा फील हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी ब्रांड है। एक इमोशन छोड़ जाना चाहिए एक करेक्ट। विजिटर के साथ, सो तब जाके आपको लगता है कि नहीं यार ये सक्सेसफुल शो था। जैसे मुझे भी याद है, मैंने एक एग्जीबिशन में मैंने देखा था, हल्का सा याद है, कुछ कार्डेमम का कुछ था, एक वो थैली गिर रही थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या था, वो थैली थी उसमें कार्डेमम मिल रही थी, कार्डेमम शेप में उन्होंने स्टॉल डिजाइन किया था। हाँ जी, सो दैट वाज आवर स्टॉल इन फैक्ट। Is it? हाँ जी, सो वी हैड डिजाइन्ड अ स्टॉल फॉर ब्रांड कॉल्ड एम्परर अकबर, ओके, एंड कार्डेमम ना इतना छोटा सा प्रोडक्ट है, राइट? करेक्ट तो करेक्ट। कार्डेमम दिखता नहीं है हाँ, आपको दूर से, और आप बेचना चाह रहे हो ऐसा प्रोडक्ट जो एक्चुअली आधे इंच का है। तो हमने कहा कि क्यों हम इतना बड़ा वॉल्यूम दिखाएं, हम एक कार्डेमम बनाते हैं, बड़ा सा कटआउट डालते हैं, एंड देन वील पुट इट इनसाइड, एंड वी पीपल नो दैट वो दिस इज अ कार्डेमम स्टॉल। जैसे आज आप देखोगे ये जो फिलॉसफी और जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ये आज ब्रांड्स अप्लाई कर रही है। अमेरिकन पिस्ताशियो जो है, उनके आप अगर होर्डिंग्स देखो, उन्होंने सिर्फ एक पिस्ता बनाया हुआ है, एक पिस्ता का कटआउट है, जो एक 10 फुट का कटआउट है, जो आप दूर से भी देखते हो तो आपने सिर्फ एक पिस्ता को देख के समझ लिया कि ये ब्रांड जो है ये पिस्ता बेचती है। आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन देना है एज अ ब्रांड। नो, समटाइम्स आवर कम्युनिकेशन नीड्स टू बी वेरी वेरी सिंपल। मैं कितना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन को, ये उस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो हमने वैसे पूरा ये कटआउट डाल के दिखा दिया था, एंड पीपल वर लाइक, यू नो, दे वर वेरी फेमस। दे वर लाइक अच्छा ये तो नाम भी उनका है एम्परर अकबर। तो उन्होंने ये बताया कि यू नो स्पाइसेस वर इन्वेंटेड ड्यूरिंग द मुगल ईरा, मुगल्स वर द वंस टू गेट द स्पाइसेस इन इंडिया, and that's how they became famous in UAE and all the Middle East countries. So today, even if you type on Google largest cardamom manufacturer, उनका नाम आता है टॉप में, Emperor Okay. Akbar. So there are a lot of strategies that we've done with them, for them, and that's how we make them famous. correct. So I also remember, I don't even remember the name of the brand. I only remembered this aspect हाँ, कि वहाँ पे कार्डेमम टेस्ट करने को, एकदम यूनिक स्टाइल से टेस्ट करने को मिली थी। correct, correct, correct. So- They had made chocolates, so they had made cardamom chocolates to make them feel that हाँ, you know, this we are dealing into cardamoms. So even today, if you ask the customers that आप गए थे, तो हाँ वही ना जो cardamom chocolates थी, Correct. तो you leave some emotion with your consumer once they come to your store. And I remember, since I didn't eat chocolate, but I remember because of that cutout जो आप बात कर रहे हो, उसकी जी। वजह से मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा था, हटके लगा हाँ था। जी, हाँ जी, And that is प्लस उसका एक फ्लिप साइड ये भी हो सकता है कि your concepts may be so empowering Yeah. that वो ब्रांड को थोड़ा सा बैक बर्नर पे लेके चले जाते हैं। कॉन्सेप्ट इज मोर सेलिंग इन Correct. इटसेल्फ। correct, correct, correct. तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी ब्रांड को सफर करना पड़ा हो बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्गर देन ब्रांड कॉन्सेप्ट? ये एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप एक ऐसी ब्रांड हो जो आपकी इंडस्ट्री फॉलो वो प्रिंसिपल्स नहीं कर रही है, जैसे मैं देखता हूँ कि एपीएमसी मार्केट है, फूड बेवरेज ब्रांड्स है, ये लोग अपना पैकेजिंग बहुत अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें आदत है कि वो चीज़ें थैलियों में लेना, वो हाँ। चीज़ों को थैलियों में हम खरीदते हैं। अब आप सडनली एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक्सपोर्ट करना है। Okay. आप थैलियों में तो बेच नहीं पाओगे, तो आपको सब कुछ चेंज करना होगा, आपका प्रोडक्ट पैकेजिंग, आपका स्टाइलिंग, टू एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट टू इट। अब वैसा ही हो गया था कि एक ब्रांड थी जो एक ही प्रोडक्ट था, एक ही SKU था उनका, एंड दे वांटेड टू सेल इन यू नो जर्मनी एंड बेल्जियम एंड दोज प्लेसेस। एंड मैंने कहा यार सर आप अपना प्रोडक्ट तो थैलियों में बेच रहे हो, तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। एंड इसलिए अंकित मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, मेरे पास एक ही SKU है, इसको मैं क्या ही कर सकता हूँ इसके बारे में, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो अगर सोचो तो। सो वी गेव देम कलर कोडिंग, वी टोल्ड देम दैट डिवाइड योर प्रोडक्ट्स इनटू मल्टीपल पैकेजेस, कि ये बेटर क्वालिटी, ये लोअर क्वालिटी है, उससे लोअर क्वालिटी, आप इसको कलर कोडिंग कर दो ताकि लोगों को कलर से समझ में आए कि ये प्रोडक्ट जो है ये हाई वैल्यूड है, ये कम है, और ये उससे कम है। और मैंने कहा कि आप फोकस रखो कि आपको ये प्रोडक्ट बेचना है ना, तो आप डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करो। सो वी हैड दीज
20 kilo bags that were created for that particular product. Okay. And we said that आपको अगर अच्छा माल लेना है और आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये बड़ा पैकेजिंग लो. तो लोगों की रिक्वायरमेंट 100 ग्राम की थी, बट वो 20 किलो लेके जा रहे थे. Oh, okay. Right? And that's how they became famous in Germany for that particular. So it was an almond brand, and we told them that you divide yourself into these multiple product categories, and we were like, if you are the best chef in Germany, and if you are owning a restaurant in Germany, and if you make amazing desserts, and if you need almonds, then take our red packaging. Okay. Fact is that तीनों packaging same है, अंदर almonds भी same है, but the moment I said that आप 20 किलो वाला लो और रेड कलर का लो तो स्पेसिफिक हो जाता है. एंड दैट्स हाउ यू ड्राइव दैट दिस इज हाउ इट इज. सो द ब्रांड लेटर ऑन लाइक कहाँ थे हम बिफोर द शो और कहाँ हैं हम आफ्टर द शो. सडनली उनका परसेप्शन, द वे दे टॉक, द सीरियसनेस ऑफ देयर ब्रांड, हाउ दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स टू पीपल, हाउ दे टॉक टू पीपल, एवरीथिंग चेंजेस इन जस्ट वन स्ट्रैटेजी. Wow. We always tell that अगर आपको बेचना है तो पहले आप वो इंडस्ट्री में, किस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हो और किन को आप बेच रहे हो, पहले आप वो समझो, बिकॉज वो डिमांड करते हैं चीज़ें. अगर आप वैसे ना बेचो तो आपको कोई याद नहीं रखेगा. एंड द मोमेंट यू इवन थिंक दैट हाँ यू वांट टू चेंज एज अ ब्रांड एंड आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है, आप सिर्फ इतनी चीज़ के लिए अगर आप हाँ बोल दो ना, तो हम आपका हाथ पकड़ के कहाँ पे आपको लेके जाएंगे आपको पता नहीं चलता. फिर वहाँ देख के हम दूर से देखते हैं यार हम ये कर रहे थे. Correct. और फिर हम हंसते हैं उन चीज़ों पे. तो दैट्स हाउ इट इज. वाह, आपकी बातें सुन के तो लगता है कि जिसको हम अभी तक डिसरिगार्ड करते आ रहे थे या इग्नोर सा करते आ रहे थे कि हाँ ठीक है ना, हो जाता होगा, अपने आप हो जाता होगा, ऐसे ही कोई 1-2 कारीगर को बुला दिया, उसने अपने पेंट करके अपना कुछ कर दिया कारपेंट्री करके. बट नाउ आई रियलाइज दैट इट्स अ बिग साइंस. It's a big strategy involved, and it is not just in the hands of the brand. Yeah. It needs a specialized attention to detail. Absolutely. For each and everything. In fact, रवि जी आपने अभी जस्ट कुछ कहा, बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि 2 बंदे लाए और हमने ये स्टॉल बना दिया. हाँ. राइट. बट क्या आपको पता है कि ये भी मैनेज होता है, वेयर आप बंदों को, जो बंदे काम कर रहे हैं, जो कारपेंटर्स काम कर रहे हैं आपके स्टॉल पे, वो दिन रात एक करके आपका 24 घंटे के अंदर हमारे स्टॉल बन रहे हैं. राइट. अब एक इंसान ही बना रहा है, तो क्या आपने देखा कि पहले दिन वो कितना घंटा सोए, दूसरे दिन जब आपको ज़रूरत थी तब उन्होंने वो काम ख़त्म किया, क्योंकि देन योर पीपल आर लाइक मशीन. करेक्ट. राइट. व्हेन यू वांट सर्टेन एक्टिविटीज़ टू बी डन इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टॉल अगर 24 घंटे में बने, तो जो स्किल सेट है वो इंसान का, वो एक मशीन की तरह हो जाता है कि यार उसको ये टाइम से ये टाइम काम करना ही करना है. Correct. और ये टाइम से ये टाइम उसको सोना ही है. क्या आपने उसको उतना रेस्ट दिया, क्या आपने उसको उतना काम करने की जगह दी, क्या उसने उतना परफॉर्म किया, ये सब मैटर करता है. सो वी हैव अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल दे कि 3 दिन की एग्जीबिशन के प्रोडक्शन में हम पहले दिन लोगों को अच्छी तरह सुलाते हैं. हम अपने कारपेंटर्स को बोलते हैं कि आप इतना ही काम करो, आप इतने घंटे से इतने घंटे सो जाना. Okay. सुबह उठ के आपको ये टाइम पे काम शुरू करना है और ये टाइम पे आपको ख़त्म करना है. तो ग्रेजुअली बाय द 3rd डे दे आर इवन अवेक टू डू द वर्क. अगर आप उनको पहले 2 दिन पूरा गैस पे रखो और कंप्लीटली काम कराओ, तीसरे दिन जब आपको मैक्सिमम फिनिशिंग चाहिए तब इंसान थका हुआ रहता है. तो पीपल मैनेजमेंट, पीपल स्किल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी ट्राई टू अप्लाई दैट. तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आपकी कंपनी क्या इन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस कर रही है, क्योंकि बना तो इंसान ही रहा है. बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी के अलावा ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है एज अ डिजाइनिंग कंपनी, दैट मैन पावर शुड नॉट फील टायर्ड. In fact, there was something very interesting. एक एग्जीबिशन के अंदर बहुत सारा डस्ट होता है. राइट. तो जब प्रोडक्शन चल रहा है, समझो एक हॉल है जहाँ पे 200 स्टॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 200 स्टॉल के प्लाईवुड के इतनी धूल. राइट. और वो 40 फुट की हाइट है, इतना बड़ा स्क्वायर फीट का हॉल है, तो डस्ट तो हवा में है. अब आपका डिलीवरी है मॉर्निंग 9 o'clock, यू हैव सबमिटेड द स्टॉल एंड एवरीथिंग इज डन, बट वो जो धूल है वो अभी तो सेटल हो रही है. तो जब कस्टमर स्टॉल पे आता है वो देखता है कि यार मेरा स्टॉल इतना डस्टी क्यों है, मेरे ब्रांड पे इतनी धूल क्यों जमी हुई है. आप बोलोगे आपने तो सुबह 8 बजे साफ किया था, बट जब वो आए तब तक तो धूल वापस जम गई.
तो क्या आपके लोग हैं वहाँ पे, क्या आपने एक हाउसकीपिंग टीम रखी है? बिकॉज आपकी टीम जो रात को काम कर रही थी उसके पास अब ताकत नहीं है कि वो 10 Correct. मिनट भी खड़ी रहे और ये करे. सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट एज वेल कि जैसे ही वो धूल सेटल्ड हो बाय 1 o'clock 2 o'clock फिर वो धूल नहीं रहती, बिकॉज एसी खींच लेता है. एसी वेन्यू का एसी जब शुरू होता है तब धूल खींची जाती है, बट फिर भी जो डस्ट है, क्या आपने वो लास्ट मिनट तक वो मेहनत की कि आपके उनके ब्रांडिंग के ऊपर डस्ट ना हो? ये काम तब तक आपको सांसें लेते रहनी है, तब तक आप छोड़ नहीं सकते वो चीज़. एंड वी फोकस ऑन दीज फैक्टर्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई फील नॉट जस्ट दैट, अगर मैं लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूं तो उसको डिसमेंटलिंग भी आप लोग करवाना हाँ जी, पड़ता हो इनफैक्ट after हमारे the पास exhibition? सो वी हैव वेरी लिटिल टाइम टू डिसमेंटल. एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है, अगर हम उतने टाइम में फिनिश ना करें डिसमेंटलिंग तो वी आर बीइंग चार्ज्ड फॉर इट, penalties for it. And this is where I started another vertical called Mr. Reddy. It is very interesting on how Mr. Reddy started. मैंने देखा कि मेरे स्टॉल्स के इतने वेस्टेजेस हो रहे हैं और इतना प्लाईवुड, इतना फ्लेक्स, इतना प्लास्टिक, इतना कुछ मैं देख रहा था ना मेस के. यार 3 दिन तो हमने महल देखा, बट वो जब महल टूट गया उसके बाद द मेस दैट आई सॉ लाइक, ये तो यार ये क्या किसी का घर बन सकता है इतने करते प्लाईवुड क्या में? उसका फिर? बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, बहुत सारे लोग इसको हम रीयूज करते हैं, काफी हद तक आप रीयूज कर सकते हो Next इसको नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए. बट बहुत सारा वेस्टेज फिर भी है, स्पेशली जो फ्लेक्स प्रिंट हो चुका है उसको आप क्या ही करोगे. एंड Correct. दिस इज, आप स्क्वायर फीट में गिनना शुरू करो तो इट्स ह्यूमंगस. सो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज, हम अपने वेयर हाउस के आसपास के लोगों को वो फ्लेक्स एज अ शेल्टर देने लगे ड्यूरिंग रेन्स. हम वो फ्लेक्स को ऐसे ही दे देते थे गांव वालों को, लोगों को, कि एटलीस्ट आप यूज़ करो, आप कहीं ना कहीं उसका रीयूजेबल फैक्टर है. नहीं तो आप ऐसे भी वेस्टेज कर रहे हो तो इट्स अ आप एनवायरनमेंट का लॉस है उसमें. रादर रीयूज इट इन अ स्मार्टर वे. एंड या वी रीयूज इट एज अ पैकिंग मटेरियल. हम उसी फ्लेक्स को अपने प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके. बट मैंने देखा लोग अपना डिस्प्ले जो है, जो प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है उसमें बहुत खर्चा करते हैं व्हेन इट कम्स टू प्लाईवुड. एंड दैट्स व्हाट आई थॉट दैट व्हाट इफ अगर मैं ऐसा एक डिस्प्ले दूं जो एक कस्टमर अपने साथ लेके जाए और अपने रिसेप्शन टेबल पे रख दे, या तो उठा के अपनी सेल्स टीम कॉन्फ्रेंस रूम में रख दे अपनी सेल्स टीम को समझाने के लिए. एंड दैट कॉन्सेप्ट रियली हिट वेल. तो दैट्स मिस्टर रेडी. मिस्टर रेडी इज बेसिकली अ फ्री स्टैंडिंग डिस्प्ले कियोस्क wherein it's a 3 feet by 7 feet kiosk जो फोल्ड भी हो जाता है. अच्छा. आप उसको हर एग्जीबिशन के अंदर अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले तरीके से आप उसको यूज़ भी कर सकते हो. आप अपनी सेम सेल्स टीम को ट्रेन कर सकते हो, आप अपने रिसेप्शन पे रख सकते हो. एंड मैंने रियलाइज़ किया 70% ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट्स, उनके रिसेप्शन पे उनका प्रोडक्ट डिस्प्ले ही नहीं होता. अब बड़ी से बड़ी कंपनी देख लो, आप मीटिंग के लिए जा रहे हो बट आपको पता नहीं ये कंपनी डील किस में करती है, इनका प्रोडक्ट क्या है. तो हमने बोला कि क्यों नहीं वो 20 मिनट जब वो विजिटर बैठा है तभी भी आप विजिबिलिटी दे दो कि आपका प्रोडक्ट है, आपका ये प्रोडक्ट है. उसमें एक टीवी डाल दिया, वीडियो प्ले हो रहा है. मैंने तो इनफैक्ट चार्जिंग स्टेशन तक डाला हुआ है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी वेयर वी हैड दिस कियोस्क इंस्टॉल्ड नियर द रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑफ द एग्जीबिशन. ओके. और आप मानोगे नहीं, देयर इज नॉट अ सिंगल चार्जिंग स्टेशन इनसाइड एन एग्जीबिशन वेन्यू. जब आप फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो 3000 2000, अब इनको अगर फ़ोन चार्ज करना है, इनका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो अपने फ़ोन पे ही कर रहे हैं, पर आपने क्या इनको चार्जिंग स्टेशन दिया है? शायद इनका फ़ोन बैटरी जा रही हो या उनको मालूम हो कि यार यहाँ पे तो मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर पाऊँगा, क्या आपने वो दिया है? तो हमने बोला कि क्यों ना हम अपने यूनिट के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करें. एंड दैट्स व्हेन पीपल वर स्टार्टिंग टू चार्ज देयर फोन्स एट द सेम टाइम. वो 20 मिनट अपना फ़ोन छोड़ के तो कहीं जाएगा नहीं, तो 20 मिनट तक वीडियो देख रहा है कंपनी का कि कंपनी क्या करती है. और एक्चुअली जाके ना वो लोग स्टॉल पे जाके थैंक कर रहे हैं कि थैंक यू आपने यूनिट के थ्रू हमें चार्जिंग दिया, नहीं तो मेरा फ़ोन तो डेड हो गया था. एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू एज अ ब्रांड. सो सच कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो भी स्टार्ट कमिंग. इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. आपका डिस्प्ले आप रीयूज़ कर सकते हो, आप कंज्यूमर को पहले ही इन्फॉर्म कर सकते हो. they know about your product and services before they come to your stall. Correct. And you've done a good job by giving them a charging point. So एक simple charging का point देने से आप कितना कुछ achieve कर सकते हो. And this is a gap, it's a clear gap in the exhibition industry. So yeah, we
we started making such units also. और जो प्लाईवुड बचती है उसका आप लोग मान लो इफ देयर इज अ गैप इन बिटवीन टू एग्जीबिशंस, सो वेयर डू यू स्टोर दैट? So we have our warehouses where we Okay. store the plywood. Everything is been dismantled properly. हाँ. सारे खिले जो है वो निकाले जाते हैं, प्लाई को वापस रीअसेंबल किया जाता है. एंड व्हाट अबाउट दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? That is of course borne by us, so that is a part of the process. So जो ट्रक आती है लेने के लिए वो वापस लेके भी तो जाती है. So हाँ. try to keep it that way. मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स अ बिग science that needs to be documented. Yeah. And I think that is exactly what you are doing, Yeah. making a book, writing a book on the same topic. Yeah. So tell me, आज मुझे जैसे आपसे बात करते हुए इंस्पिरेशन आई कि इस पे बुक लिखी जा सकती है. क्या आपको भी यही कारण था इंस्पिरेशन आने का बुक लिखने का, कि व्हाट मेड यू राइट द बुक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? So for me, writing a book was for multiple factors. मुझे चाहिए था ये ब्रांड जो है, एक ब्रांड भी इससे कुछ सीखे, एक डिज़ाइनर भी इससे कुछ सीखे, लोग भी जाने कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और ये कितना इम्पोर्टेंट है फॉर इंडिया per se, for economic growth of India. This is extremely important industry. Prime Minister Modi has inaugurated Yashobhoomi, and we've made Yashobhoomi ताकि हम दिखा सके कि इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग करता है. हमारी स्टोरी बताने के लिए हमने वो एक एग्जीबिशन वेन्यू खड़ा कर दिया आज, राइट? तो पहले हमारे पास सिर्फ बॉम्बे में नेस्को हुआ करता था. टुडे वी हैव जियो. दैट वाज कोविड में उन्होंने इतनी मेहनत की एंड दे made Asia's biggest and one of the most beautiful exhibition venues ever. तो ये क्यों हो रहा है? ये डिमांड है इसलिए हो रहा है ना. सो और अगर इतनी डिमांड है, और मैं तो बोल रहा हूँ कि एक इंडस्ट्री को ब्रेक डाउन कर दिया गया है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में. जैसे पहले एक एलेक्रमा करके एग्जीबिशन हुआ करता था, अभी भी होता है, विच इज़ अ इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन. उसी में से लोगों ने देखा यार, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो वायर भी देखे, केबल भी देखे, स्विच गियर भी देखे. तो अब स्विच गियर के अलग एग्जीबिशन हो रहे हैं, वायर्स के अलग एग्जीबिशन हो रहे हैं, खाली उनके जो पैरामीटर्स और एंसिलरीज है उसके हो रहे हैं. तो एक ही इंडस्ट्री को मल्टीपल एग्जीबिशंस में आज हम कन्वर्ट करें और उतने और एग्जीबिशंस हो रहे हैं, राइट? पहले ब्यूटी एक्सपो हुआ करता था. ब्यूटी एक्सपो में से कॉस्मेटिक अलग हो गया है, पैकेजिंग अलग हो गया है. गिफ्टिंग में आप देखो तो पहले हैम्पर्स का गिफ्टिंग अलग एग्जीबिशन हो रहा है, आपके कंज्यूमर गिफ्टिंग के लिए अलग एग्जीबिशन हो रहा है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग अलग हो रहा है. तो गिफ्टिंग के इतने मल्टीपल एग्जीबिशंस हो गए फॉर अलग अलग रीजंस. होम डेकोर के अलग अलग एग्जीबिशन हो गए. अब इतने जब शोज हो रहे हैं तो क्या लोगों को पता है कि इसमें विजिबिलिटी कैसे की जाती है? जैसे वर्ल्ड ओवर 32,000 एग्जीबिशंस होते हैं, जिसमें से 6,000 एग्जीबिशन तो यूएस ही कर लेता है. अराउंड अनदर 1,500 से 2,000 एग्जीबिशन जर्मनी कर रहा है. दुबई में 1,000 एग्जीबिशंस हो जाते हैं. चाइना 1,500 एग्जीबिशन कर रहा है. इंडिया 15वें नंबर पे आता है, 500 एग्जीबिशंस. ओके, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 24-25 डेटा. तो हमारे पास अभी भी कितना ज़्यादा स्कोप है एग्जीबिशंस करने का, नए नए एग्जीबिशंस को आने का. तो क्या आर यू एग्जीबिशन रेडी? इज़ योर ब्रांड एग्जीबिशन रेडी? क्या आपको पता है कि ये सारे फैक्टर्स होते हैं एक एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट करके उस पर कंसिडर करने का? तो दिस बुक इज़ अ सोल्यूशन टू ऑल द पीपल, ऑल द ब्रांड्स that want to participate and look at those factors which are very important. जैसे मैं बोलता हूँ कि एक स्टॉल के लिए ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली आपका ब्रांडिंग किस हाइट पे है, आपका ब्रांडिंग मल्टीपल स्टेजेस पे है कि नहीं, क्या आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले वेस्ट लेवल के ऊपर है या नीचे रखा गया है, क्या आपने लोगों के साथ अच्छी तरह केटर किया. तो ये फैक्टर्स जब आप नहीं केटर करते हो इज़ व्हेन यू रियलाइज दैट यू मेड अ बिग लॉस बाय पार्टिसिपेटिंग इन अ शो. सो इसलिए भी करनी थी. और मेजरली मेरा तो था कि बच्चों को मैं और सिखाऊं. मोर इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स शुड अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. दे शुड नो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट गो इन इट. जैसे निमिष मुझे हर बार बोलता है कि यार ये लोग समझते नहीं बच्चे कि शाहरुख खान तो अपनी फीस लेके चला जाएगा अगर अपना स्ट्रक्चर रेडी नहीं है तो. सो व्हेन यू हैव अ शूट इट्स अ बिग अफेयर. वहाँ पे अगर आपका स्ट्रक्चर रेडी नहीं है सब अपनी अपनी फीस लेके चले जाएंगे. तो क्या आपका स्ट्रक्चर टाइम पे रेडी हुआ और क्या आप में वो सीरियसनेस थी टू फिनिश इट इन टाइम? तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं विच वी वांट टू ट्रेन स्टूडेंट्स ऑन एंड हेल्प देम. अगर मैं कॉल टू एक्शन की बात करूं, सो व्हाट वुड बी योर मेन कॉल टू एक्शन
after one reads your book? So a student should be inspired. If it's an architectural or an interior designing student who's reading this book, they should be inspired to know more about this industry. They should have this feeling that it's okay if I don't like structure, it's okay if I can't design residences. Maybe I was made for making something bigger for brands. Okay. शायद मैं ब्रांड के लिए कुछ करना चाहता हूँ, शायद मैं विजिबिलिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ. एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जब वो आते हैं हमें लगता है कि यार ये बंदा बना ही था एग्जीबिशंस के लिए, या ये बना ही था प्रोडक्शन डिज़ाइन करने के लिए. एंड दे ऑल्सो स्टार्ट लाइकिंग इट. दे थैंक द प्रोसेस कि यार वी थैंक यू कि आपने ये हमें इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज हम तो MBA करने वाले थे इसके बाद. हम तो किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाने वाले थे जो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है. Okay. एंड वी रियली फील दैट अ डिज़ाइनर शुड बी इंक्लाइन टू व्हाट दे आर डूइंग. एंड तो ये उनके लिए है, ये उनके लिए भी है जो ब्रांड्स है जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, जहाँ पे एग्जीबिशंस की स्कैरसिटी है, वहाँ पे वेन्यूज़ ही नहीं है जहाँ पे हो सके. Okay. तो जब वो एक अनजान सिटी में आके अपना स्टॉल बना रहे हैं, तो उनके पास ये पैरामीटर्स होने चाहिए कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे मैं पहले फोकस करूँ. जब वो अपना वेंडर चूज़ कर रहे हैं तो किस तरह का वेंडर होना चाहिए, कैसे वेंडर्स को हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, ये उनके लिए भी है. वेयर दे इट मेक्स देयर सिलेक्शन प्रोसेस मच मोर सिंपलर, easier, and they look at purpose driven approach towards exhibitions. And yeah, I feel India should be the number one company when it comes to exhibitions. जब हम मेक इन इंडिया को इतना फोकस कर रहे हैं, तो क्यों हमारे कंट्री में इतने एग्जीबिशंस ना हो. लेट्स प्रमोट इट, लेट्स इनवाइट लॉट ऑफ ब्रांड्स अक्रॉस द वर्ल्ड to India and make them participate here. So by when will this book be ready? Like this book will be ready by 2026 end. अभी तो लिखना शुरू किया है मैंने. okay. And I'm experiencing a lot of things where it's मैं confuse हो रहा हूँ कि मैं ये भी cover करूँ, ये भी cover करूँ. बहुत सारा excitement है कि यार मुझे बहुत कुछ cover करना है इस book में. But yeah, let's hope. I hope I am able to cover all the aspects and all the factors. Ankit Palan, after 5 years, where do you want to land? Like So मेरी बच्ची जो है वो बोला करती है कि हम जानते हैं कि हु इज़ द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, और हम शायद बोले कि हु इज़ द बेस्ट एक्टर. तो क्या एग्जीबिशन में भी ऐसा होता है कि हु इज़ द बेस्ट एग्जीबिशन डिज़ाइनर? मतलब ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कि यार मैंने तो सोचा भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए. बट ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू सी माय नेम देयर, where people consider exhibition designers as one of the important aspect and people in the industry. And my personal goal is to be impaneled with top brands as their exhibition consultant, where they approach me for which exhibitions to participate, how to participate, what are the factors they should consider. We've started doing that and a lot of brands are approaching us for it. But I would want to help brands. मुझे लगता है I feel for a brand, क्योंकि इतनी मेहनत से एक ब्रांड बनाई जाती है और बहुत ही कम समय में वो ग्रो होना चाहती है थ्रू एग्जीबिशंस. बट अगर कुछ चीज़ें आप ना करो तो ये सीधा आपका नोज डाइव डाउन है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू डू विद एग्जीबिशंस. सो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी, एंड या दैट्स वेयर आई सी माय सेल्फ. Ankit Palan minus stall designing, or Ankit Palan minus book, or Ankit Palan minus school of thought. What would you prefer? I would prefer everything. It's very difficult to say that क्या मैं मिस करना चाहूँगा, क्या मैं निकालना चाहूँगा. What would you prefer? Rather, out of all these three, which is very close to your heart? I meant to ask. Yeah, I would say Ankit Palan as a consultant. Okay. Because that will help me solve everything with regards to all these problems. So that is fourth dimension that is yet to come. Yeah, fourth dimension that is already in process, where Okay. People consult me for their exhibitions. So I think उसके लिए एक और podcast करना पड़ेगा हाँ future जी. में, when we'll see Ankit Palan dressed as a consultant for stall designing. Right. Tell me, इस बुक का हाई पॉइंट क्या है? अगर मैं आपसे एक या दो हाई पॉइंट्स की बात करूं, तो व्हाट आर दोस हाई पॉइंट्स दैट यू वुड लाइक टू ड्रॉ आवर अटेंशंस टू? So the book is all about how exhibitions function in India. जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स है जो इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, वो बहुत गलत परसेप्शन लेके आते हैं कि इंडिया में एग्जीबिशंस तो वैसे ही होता होगा जैसे उनकी कंट्री में होता है. तो ये बहुत सारा वहाँ पे भी कवर करेगी, वेयर इट विल हेल्प अ ब्रांड टू अंडरस्टैंड एग्जीबिशंस इन इंडिया.
जैसे इंडिया को एक जुगाड़ू मार्केट कहा जाता है कि कैसे हम हर चीज़ का एक जुगाड़ होता है हमारे पास Correct. कि आपके पास अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका ये जुगाड़ हो गया, आपके पास लास्ट मिनट में कुछ नहीं मिल रहा है तो आपके पास ये जुगाड़ हो गया। और इंडिया में जितना जुगाड़ होता है व्हेन इट कम्स टू एग्जीबिशंस कि लास्ट मिनट आपको सब कुछ मिल जाता है। हम बोलते हैं ना कि कभी होता है कि कोई स्टॉल बहुत लेट काम कर रहा है और कोई स्टॉल बहुत फास्ट हो गया है, बट आखिर में सब ठीक हो जाता है। एग्जीबिशन एक ऐसा है कि लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करते हैं, बीट फैब्रिकेटर्स, बीट डिज़ाइनर्स, बट आखिर में सब सही हो जाता है। तो ये सही कैसे हो रहा है, इसके पीछे लोगों की कितनी मेहनत है, लोग क्या क्या करते हैं इसको एक सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये वो एक हाई पॉइंट है। और एक ब्रांड के लिए बहुत बड़ा हाई पॉइंट है कि क्या फैक्टर्स है दैट विल मेक माई एग्जीबिशन सक्सेसफुल। जैसे इसमें मैंने एक पॉइंट कवर किया है, ROEP, रिटर्न ऑन एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन, that when you're spending so much in an activity like exhibitions, are you getting your return on investment? क्या आपको पता है कि आपका रिटर्न कितना होना चाहिए एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद? और अगर आप सालों साल कर रहे हो तो इमेजिन आपने कितना पैसा डाल दिया और उसका आपको रिटर्न ही नहीं मिला। तो कैन यू it will help you understand that how will you get your returns through exhibitions per se. Wow. So multiple factors for it glamorizes India for exhibitions. It promotes, it helps a student to understand this industry well. It helps a brand what are the successful patterns to choose when it comes to participating in an exhibition. And for all the international brands that want to participate in India, and the factors that they need to consider. Does it help a student to go abroad and make a career out of it also? Absolutely. I think communication designing is a part of exhibition design. And if they feel that they want to do or they want to design a particular structure that communicates, so exhibition comes under communication designing also, where it communicates something about a particular brand. Absolutely. तो ये है, it's a very big industry out there, and I think students should consider this as a big factor. And क्या है ना, लोग है नहीं ज़्यादा इसमें, तो जब आप करो और आप इसको प्रोफेशनली ड्राइव करो तो ये सबके लिए अच्छा हो जाता है। आपके लिए तो हो ही रहा है, बट आपको ये इंडस्ट्री के लिए, ब्रांड्स के लिए और आपकी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यू नो, व्हेन वी लुक एट डिज़ाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी फील दैट इंडिया में क्यों ऐसी डिज़ाइंस नहीं बनती है, कि इंडिया में क्यों ये चैलेंजेस है, बट कोई वो एंगल से सोच ही नहीं रहा है कि यार मैं इसको ऐसे भी तो डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं इनसे और फुटफॉल्स लेके आ सकता हूँ अपने स्टॉल में। एंड फुटफॉल्स इज एवरीथिंग फॉर अ ब्रांड। अगर आप कम लोगों को मिल रहे हो मतलब आपका सेल कम होगा, आप ज़्यादा लोगों को मिल रहे हो मतलब आपका सेल ज़्यादा होगा। तो एवरीथिंग इज कोरिलेटेड टू फुटफॉल्स। सो आपने सारा ज्ञान अगर बुक में भर दिया, सो डोंट यू फील कि आपकी स्कूल ऑफ थॉट को ये बुक रिप्लेस कर सकती है अगर कोई खाली बुक लेके पढ़ने लग जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई थिंक स्कूल ऑफ थॉट इज़ अ एक्सपीरियंस। स्कूल ऑफ थॉट में आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है उस इंसान को जो ये एक्चुअली फील्ड को प्रॉपर्ली समझना चाहता हो। तो बुक आपको एक ओवरऑल ज्ञान दे देगी कि इंडस्ट्री क्या है, बट अगर आपको ये चीज़ डिज़ाइन करनी है, आपको खुद एक डिज़ाइनर बनना है, तो क्या फैक्टर्स है, क्या कंसिडर करना चाहिए। और ऐसा होता है ना, व्हेन यू सिट विद अ बोर्ड एंड अ पेन एंड यू स्टार्ट राइटिंग इज व्हेन यू रियलाइज दैट व्हाट इज योर स्टोरी। सो स्कूल ऑफ थॉट इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन योर स्टोरी एज अ डिजाइनर, एंड वो जर्नी है। सो yeah, that's what school of thought is. Okay, so आपने बोला है कि stall is a stage. So tell me, what role do the stall brands, the designers like you, or the visitors play on the stage? So पहले होता था कि हम विजिटर्स को बहुत दूर से देखते थे। Brands used to feel that they are the actors and there's a stage and they are standing on the stage and performing for a visitor. I would say that first place the visitor on that particular stage. Okay. जब तक आप विजिटर को अपने स्टेज के ऊपर नहीं लेके आते हो और आप नीचे से देखो कि विजिटर कैसा फील कर रहा है आपके स्टॉल में, इट्स अ कंज्यूमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म। सो अनलेस यू गिव अ प्लेटफॉर्म टू योर कंज्यूमर एंड सी वेदर द कंज्यूमर इज बीन डेल्ट वेल और नॉट, वेदर दे आर अंडरस्टैंडिंग योर प्रोडक्ट्स और नॉट, और आप जब नीचे से जाके ऊपर देखो ना, तब आपको दिखता है कि हाँ यार, ये सब हो रहा है मेरे स्टॉल में। Okay. So basically make the visitor hero. Make the visitor hero of the stall. Do everything around your visitor. Make sure that all your exercises are driven for that particular visitor. The moment you change that mindset and perspective is when everything starts working for you as a brand.
So basically, it is that only that make the visitor hero of the stage. Absolutely. Why should brand continue to invest in a thing which is no longer working for them, yet it is since a conventional or a traditional way of investing or marketing, they still keep doing it. So do you believe in this? See, conventional style was such that everyone is doing it, so I should do it. हाँ, exactly. राइट, तो लोग कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है। भेड़ और चाल। भीड़ मेंटालिटी के लोगों के सामने हम ज़्यादा देखते हैं, अपनी तरफ हम कम Correct, देखते हैं। correct, absolutely. सो द मोमेंट यू रियलाइज दैट योर रीजन इज दिस, कई बार होता है कि हम एक ही एग्जीबिशन में 6 लोगों को देखते हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रही है, राइट, बट दे डिफाइन दैट टीजी अकॉर्डिंगली। अगर आपका टारगेट आपने डिफाइन कर लिया ना कि मेरा टारगेट ऑडियंस ये है फॉर माय प्रोडक्ट, देन you know exactly what you're going to sell and how are you going to sell. But what happens is we try to sell everything to our TG and we don't even have a TG defined. हमारा target Correct. audience defined ही नहीं है। हम इसलिए कर रहे हैं because हमारा कंप्यूटर कर रहा है, और हम उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे हमारा कंप्यूटर कर रहा है, तो there is no edge over it. So I feel you should stop looking at others, you should start looking at yourself, your products, your belief systems and your target audience. And it can be a very small product. I would say that ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ बेचना है और बहुत ज़्यादा बेचना है। आपको एक प्रोडक्ट को लेके पार्टिसिपेट करना है। आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि विजिटर ना सारे एग्जीबिशन में घर जाने के बाद कुछ नहीं तो एटलीस्ट मेरा जो स्टॉल का एक्सपीरियंस है वो याद रखे। वो एक्सपीरियंस कैसा भी हो सकता है, आपकी बातों से हो सकता है, आपके प्रोडक्ट से हो सकता है, आपने जो स्टॉल के अंदर किया है उससे हो सकता है, या कुछ इमोशन से हो सकता है, या आपने कुछ ऐसी टैगलाइंस लिख दी है स्टॉल में जो उसको सोचने में मजबूर करे कि हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली ये सॉल्व कर रहा है, मैं तो इसको बहुत गलत समझ रहा था। When you change that mindset of that consumer, no, even that itself is a big credibility. So I think they should stop believing in doing too many things and focus on very small little things that matter. एंड आपने गांव दुनिया की ब्रांड्स के कंपटीशन के बारे में बात की। डू यू आल्सो हैव सम कॉम्पिटिटर्स विद यू? इफ यस, देन हाउ डू दे सर्वाइव बिकॉज दे डोंट हैव अंकित पालन विद देम? So I believe competition is very healthy. बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। मैं अपने फादर को पूछता था कि हमारे एरिया में 4-5 दुकानें हैं जूते की, और पांचों बिक रही है। Okay. सो वुडलैंड्स है, लॉर्ड्स है, मेट्रो है, रीगल है, सारी है। और मैं बोलता ये पांचों 5 कैसे चल रही है? तो मेरे पिताजी बोला करते थे तू ये भी तो सोच कि जो बंदा वहाँ जा रहा है जस्ट विद द थॉट के यार जूते लेने हैं, वो एरिया से जब गुजरता है ना तो जूते डेफिनेटली लेके निकलता है। और अगर ये पांचों दुकानें 5 अलग अलग डायरेक्शन में होती ना तो शायद जूते ना बिकते। तो पॉइंट इज दैट क्या हम पर्पस सॉल्व कर रहे हैं? True. आप कंपटीशन कितना भी लेके आ जाओ, बट अगर आप किसी ब्रांड का पर्पस सॉल्व कर रहे हो, अगर ब्रांड को आप में कन्विक्शन आता है, और मेरे तो कितने सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में जो एक्चुअली बहुत ही स्पेसिफिक एग्जीबिशन पे फोकस करते हैं। मेरा एक दोस्त है जो सिर्फ ज्वेलरी एग्जीबिशन करता है। Okay. उन्होंने उसमें एक नीश ली है कि यार आई एम वेरी गुड एट मेकिंग ज्वेलरी स्टॉल्स, और आई एम वेरी गुड एट मेकिंग गारमेंट बेस्ड स्टॉल्स, और आई एम वेरी गुड एट मेकिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के स्टॉल्स। तो सालों से वो सिर्फ वही कर रहे हैं। बोले भाई मेरा डोमेन नहीं है ज्वेलरी का, वो भाई तू कर ले। तो मुझे कितनी बार मेरे ही दोस्त आके बोलते हैं यार तू ये वाला स्टॉल कर ले, मेरा यहाँ पे एक्सपर्टीज नहीं है। Okay. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। वो मेच्योरिटी एज अ डिज़ाइनर आना बहुत ज़रूरी है, फिर आपको कोई कॉम्पिटिशन लगेगी नहीं मार्केट में। एंड फॉर मी देर इज़ नो कॉम्पिटिशन। आई फील मैं अपने चीज़ों के लिए जाना चाहता हूँ, मैं स्ट्रैटेजीज़ के लिए जाना चाहता हूँ। जो कस्टमर्स, जो क्लाइंट्स मेरे साथ काम करते हैं वो सालों साल तक इसलिए करते हैं क्योंकि वो कन्विक्शन है उनमें कि यार मैं जो एक सॉल्व करूँगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा उससे। And yeah, that's why they would come. And even if brands don't come to me, that's fine, because उनको शायद वो conviction किसी और brand में दिख रहा है और कोई और उनका वो resolve कर पा रहा है। So I'm pretty okay. I think more than focusing on competition, I focus on my skill set. बाप रे. So if you're not working, if you're not writing a book, if you're not teaching in your institute, then what can we find Ankit Palang doing in his spare time? Well, I would love to do all of this that I have been doing all my time. But when I'm not doing that, I travel, I look at spaces, I just take a trip, I cook a lot. Okay. I love cooking.
सो मैं वो सारा दिमाग अपना एक अच्छी एक रेसिपी बनाने में डाल देता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर इंसान को कुछ ना कुछ एक स्किल सेट होना चाहिए। आई एम प्लेइंग अ गिटार मे बी, ओह or वाओ, I'm now just starting to learn flute. I want to ओके, understand how a flute works, and I'm trying to learn that. हम्म, So हैं बहुत सारी चीज़ें, और मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं आई फील वन लाइफ, तो जितना आप ज्ञान ग्रहण कर सको उतना आप करो, और वो इम्पोर्टेंट है। I'm riding a bike. Sometimes I'm just off the hills, ओके, going to remote areas, beaches, and I love exploring new places. तो एक नया कैफे या एक ऐसा कॉर्नर जो लोग नहीं जाते हो, बहुत ही एक एक सुम सा, एक गुमसुम सा एक कॉर्नर, जहाँ पे एक छोटा सा कैफे है, जहाँ पे कुछ बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिल रहा हो, तो मैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। ओके। आपने बोला आप स्पेस की तरफ देखते हो, तो मतलब आसमान की तरफ देखते हो क्या? स्पेस की तरफ देखता हूँ, हाँ। आई होप एक दिन मैं मून पे भी जाके एक स्टॉल बना पाऊँ, विच आई एम वाह, श्योर बहुत जल्द होगा, अगर जिस तरह की पेस हम चाह रहे हैं और श्योर, पा रहे हैं। बट या आई थिंक आई रियली सी माई सेल्फ डूइंग अ लॉट मोर थिंग्स दैट आई एम डूइंग। आई फील मेरे लिए हर एक दिन जो टुमारो है वो आज से बेटर होना चाहिए, इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो अगर वो स्किल सेट के मामले में हो, वो मेरी लाइफ के मामले में हो, वो कैसा भी हो, आई शुड बी अ बेटर पर्सन देन टुडे, टुमारो इज व्हाट माय स्किल सेट इज। सो दिस इज रियली वेरी वेल सेड दैट जो टुमारो है वो आज से बेटर होना चाहिए, इज व्हाट ही बिलीव्स इन। And really hats off to your thinking and your capabilities and your passions and everything that you possess with you. It was wonderful talking to you. सेम हियर, थैंक यू। ऑल राइट, तो ये थे अंकित पालन, जिन्होंने अपने टीचर धर्म का पालन करते हुए हर सवाल का काफ़ी क्लैरिटी और डिटेल्ड तरीके से जवाब दिया। इनकी कई थॉट प्रोवोकिंग बातों को सुनकर मैं सुपर मोटिवेट तो हुआ ही, साथ ही आई एम श्योर आप में से कई व्यूअर्स भी इंस्पायर हुए होंगे। इस तरह के एंटरप्रेन्योर कम टीचर कम ऑथर को देखकर हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। हम अंकित जी जैसे ही कई और हीरो और नगीनों को चुन चुन कर आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक मुझे रवि अग्रवाल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए सक्सेस फंडे, सक्सेस सिंप्लीफाइड, फंडे एम्पलीफाइड।